हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। आप सभी का मैं भगन पाल एचपीएस क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि हम सब एएलपी सीबीटी 2 जो कि आपका 28 जुलाई को पेपर होने वाला है, जिसके ट्रेड सब्जेक्ट जिसमें 75 क्वेश्चन आते हैं, उसके पूरे थियरी और प्लस पीवाईक्यू दोनों का सॉल्यूशन कर रहे हैं और एग्जाम ओरिएंटेड कर रहे हैं। और कोई भी एक भी डाटा, एक भी थियरी, एक भी इमेज हम सब छोड़ नहीं रहे हैं। तो हमारे साथ जितने लोग लाइव सेशन बन रहे हैं, सर्वप्रथम आप सभी लोग मैसेज करें क्या हमारी वॉइस और वीडियो क्लियर है, जिससे मैं क्लास को कंटिन्यू कर पाऊँ। हमारे साथ जितने लोग लाइव सेशन में, विशाल यादव जी कैसे हैं आप? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। और डब्लू पाल जी, जय हिंद, जय हिंद। कैसे हैं डब्लू पाल जी? चलिए क्लास को कंटिन्यू किया जाए, क्लास को कंटिन्यू किया जाए। मेरी वॉइस और वीडियो क्लियर है? वॉइस परफेक्ट है? बताइएगा। चलें शुरुआत करें। आप सभी लोग फटाफट आते ही पहले सेशन को लाइक करें और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। विशाल यादव सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं सर। ओके, धन्यवाद विशाल जी। चलिए थोड़ा टाइमिंग कम है क्योंकि आज का जो क्लास आपका लेट हुआ उसके लिए आपको बता दें कि भाई थोड़ा बनारस जो इंडियन आर्मी है गोरखा रेजिमेंट, वहाँ पे मैं डिफेंस स्किल ट्रेनर पोस्ट पे हूँ, तो वहाँ से आने में लेट हो गया, जिसके कारण क्लासेज आज आपका 1 घंटे लेट हुआ। तो चले क्लास को कंटिन्यू करें। एक बार कंफर्म करें आप सभी लोग, वॉइस और वीडियो क्लियर है? एक बार कंफर्म करें, वॉइस और वीडियो क्लियर है? एक बार आप सभी लोग कंफर्म करें, वॉइस और वीडियो क्लियर है? चलें क्लास को कंटिन्यू किया जाए, क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप सभी लोग लाइव सेशन में बने रहें। आप सभी लोग लाइव सेशन में बने रहें। आते ही सबसे पहले आप सभी लोग सेशन को लाइक करें और शेयर करें और स्टेटस लगा दें, जिससे मैक्सिमम लोग लाइव सेशन में जुड़ पाएं, जिससे मैक्सिमम लोग लाइव सेशन में बन पाएं।
चलिए बहुत बढ़िया, सेशन को शेयर करते रहिए आप सभी लोग। थोड़ा पीडीएफ को ओपन कर लिया जाए। आज का हमारा टॉपिक है मैग्नेटिज्म। तो आज सब जितने मैग्नेटिज्म के मुख्य कॉन्सेप्ट हैं, मुख्य थियरी फार्मूला हैं, उन सबको हम सब एक एक करके देखेंगे और 3D इमेज, कॉन्सेप्ट, पीपीटी सबके द्वारा कॉन्सेप्ट सीखा जाएगा। चलिए शुरुआत किया जाए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह मैग्नेटिज्म। तो देखिए, मैग्नेटिज्म जानने से पहले हमको जानना पड़ेगा मैग्नेट क्या होता है। मैग्नेट से रिलेटेड जितने प्रॉपर्टी हैं उन सबको हमको देखना पड़ेगा। तो उनसे रिलेटेड कुछ फार्मूला हैं, कुछ तथ्य हैं, तो सबसे पहले उनको हम सब जानेंगे एक एक करके। आप सभी को पता है कि मैग्नेट एक ऐसी प्रॉपर्टी रखता है कि जो आयरन मटेरियल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है या आयरन के प्रति अट्रैक्ट होता है। जो आयरन मटेरियल अर्थात लौह पदार्थों को अट्रैक्ट करेगा उसे हम बोलेंगे मैग्नेट। और मैग्नेट कई प्रकार के होते हैं। एक जो नेचर में पाया जाता है मैग्नेट, वो आपका नेचुरल मैग्नेट होता है, प्राकृतिक चुंबक होता है। और जो मैग्नेट आपका वायर लपेट के बनाया जाएगा उस मैग्नेट को हम बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट। और इलेक्ट्रोमैग्नेट में आपका परमानेंट मैग्नेट भी होता है और टेम्परेरी मैग्नेट भी होता है। परमानेंट मैग्नेट वह होता है जिसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लॉन्ग टाइम तक टिकी रहती है, वो परमानेंट मैग्नेट होता है। और जिसकी प्रॉपर्टी थोड़े से समय के लिए होगा वो आपका टेम्परेरी मैग्नेट होगा। तो इन सब के बारे में हम सब एक एक करके देखेंगे। आइए, डिटेल का तो टाइम नहीं है लेकिन शॉर्टली में देख सकते हैं। देखिए, हमारे पास ये मैग्नेट है और मैग्नेट के दो ही पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल और एक क्या होता है, साउथ पोल होता है। और जब मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स निकलती है तो मैग्नेट के अंदर, ये सदा याद रहे, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स मैग्नेट के अंदर आपका नॉर्थ से स्टार्ट होगा, नहीं सॉरी, बाहर जो जाएगा आपका नॉर्थ से किधर जाएगा, साउथ की तरफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जाएंगी। बाहर से एयर गैप में नॉर्थ से साउथ जाएंगी और अंदर क्या होंगी, साउथ से नॉर्थ आएंगी। अंदर क्या आएंगी, साउथ से नॉर्थ आएंगी। तो ये आपको ये पता रहे कि मैग्नेट के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसका डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ होता है और मैग्नेट के बाहर आपका साउथ से नॉर्थ से साउथ होता है। ये तो बाहर मैग्नेटिक फील्ड दिखाया गया, ये किसके लिए बताया गया, बाहर। और ये आपका दिखाया गया अंदर के लिए। तो ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर से किधर होता है, साउथ से नॉर्थ होता है और बाहर नॉर्थ से साउथ होता है। अब इनसे कुछ डिफिनेशन है, जैसे मैग्नेटिक फील्ड किसे कहते हैं और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है। तो इन सब के बारे में हमको एक एक करके जानना था। अब देखिए, मैग्नेटिक फील्ड की पहले हम बात कर लें। तो जैसे ये मैग्नेट है, नॉर्थ या साउथ पोल है, अगर इसके आसपास कोई हम अगर मैग्नेट लाएंगे तो मैग्नेट अट्रैक्ट हो जाएगा, या आयरन लाएंगे अट्रैक्ट हो जाएगा। किसी मैग्नेट के चारों तरफ का वो एरिया जिसमें कोई दूसरा मैग्नेट या आयरन मटेरियल अट्रैक्ट हो जाएगा वो उसका मैग्नेटिक फील्ड कहलाएगा। क्लियर बात है, यहां तक इतना तो आप सभी लोग जानते हैं, इस पे ज्यादा उतना विशेष फोकस करने की हमको आवश्यकता नहीं है। देखिए, तो सबसे पहले मैग्नेट का डिफिनीशन बताया गया। तो मैग्नेट किसे कहते हैं, तो बताया गया कि मैग्नेट जो लव मटेरियल को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। जो लव मटेरियल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा वो आपका क्या कहलाएगा, मैग्नेट कहलाता है। ये बात हो गई। और यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र किसे कहा जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड के बारे में भी आपको बताया गया कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। मैग्नेट के चारों ओर का क्षेत्र, वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा मैग्नेट या आयरन आके अट्रैक्ट होता है वो आपका मैग्नेटिक फील्ड कहलाता है। अब बात करते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स का। अब देखिए, जैसे चुंबकीय जो बल रेखाएं जा रही है, ये सब मैग्नेटिक बल रेखाएं जा रही हैं। अब इसमें कोई एक एरिया ले लें, कोई एक हम क्या ले लें, एक एरिया ले लें।
ये मान ले रहे इतने एरिया में कितना फ्लक्स जा रहा है। किसी एरिया से जितना चुंबकीय बल रेखाएं जाएगा वही उस एरिया का चुंबकीय फ्लक्स कहलाएगा। तो किसी क्षेत्रफल से गुजरने वाली मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स उसका क्या कहलाता है, चुंबकीय फ्लक्स कहलाता है, याद रहे। और चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक जो होता है वो वेबर होता है। तो चुंबकीय फ्लक्स इसे कहते हैं, किसी क्षेत्रफल से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की जो संख्या होती है उसी संख्या को हम क्या बोलेंगे, चुंबकीय फ्लक्स कहेंगे। और उसका जो मात्रक होता है वेबर होता है, ये देख लीजिए। तो अगला नेक्स्ट आपका क्या है, यहाँ पे चुंबकीय फ्लक्स है। तो चुंबकीय फ्लक्स किसे कहा जाएगा, किसी क्षेत्रफल से गुजरने वाली कुल चुंबकीय बल रेखाओं की जो संख्या होती है चुंबकीय फ्लक्स कहलाता है। और इसका मात्रक आपको याद रहना चाहिए, मात्रक इसका क्या होगा, वेबर। और फार्मूला क्या होता है आपका बीए, फार्मूला क्या होगा बीए। अब ये बी क्या है, अब पहले बी के बारे में जानना पड़ेगा। तो बी को कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। बी को क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बोला जाएगा। यहाँ जो बी है वो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है। और ये क्या है, क्षेत्रफल है जिस पृष्ठ से वो गुजर रहा है। अब मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या होती है, पहले उसे ध्यान से समझें। जैसे मान लीजिए बहुत सारी चुंबकीय बल रेखाएं जा रही हैं, तो एकांक एरिया से एक वर्ग मीटर से एकांक क्षेत्रफल से जितने चुंबकीय बल रेखाएं जाएंगी या जितना फ्लक्स गुजरता है, एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाले फ्लक्स की जो संख्या होती है उस संख्या को मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कहते हैं। और इसका मात्रक वेबर पर मीटर स्क्वायर या टेस्ला होता है। तो देख लीजिए, तो यहाँ पे अब हमको पता चल गया कि प्रति इकाई क्षेत्रफल से जो फ्लक्स होता है वही आपका मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी होता है। फार्मूला बनेगा इसका फाई अपान ए, और मात्रक होगा टेस्ला या वेबर पर मीटर स्क्वायर। मात्रक इसका क्या होगा, टेस्ला या वेबर पर मीटर स्क्वायर होगा। इसका सबका मात्रक पता रहे, इसका मात्रक क्या होगा, टेस्ला या वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है। मात्रक भी पूछते हैं एग्जाम में, आपको इनका मात्रक भी पता होना चाहिए। क्लियर बातें हो गई। अब आगे हम सब बढ़ते हैं, यहाँ पे अब जानेंगे एफ क्या होता है, मैग्नेटिक मोटिव फोर्स। देखिए मैग्नेटिक मोटिव फोर्स एक प्रकार का फोर्स है जो मैग्नेट के अंदर जितने ग्रेन हैं उनको ओरिएंटेशन में लाता है। अब ग्रेन क्या होते हैं, जिन्हें हम टिग्नी मैग्नेट भी कहते हैं, जिन्हें हम डोमेन भी कहते हैं। अगर नॉर्मली हम सब बात करें, आपको डोमेन पहले दिखा दे फिर उसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं। देखिए जैसे अगर हम मान लें, ये देखिए जब आपका नॉर्मली कोई जैसे कौन मैग्नेट बन सकता है, आयरन आपका मैग्नेट बन सकता है, सिलिकॉन स्टील मैग्नेट बन सकता है, अदर मटेरियल भी है एलॉय जो भी मैग्नेट बन सकते हैं। लेकिन कब मैग्नेट बनेगा, उनके अंदर मैग्नेट बनने का एक क्वालिटी होना चाहिए। और क्वालिटी निर्धारित किससे की जाती है, उनके अंदर जो डोमेन पाए जाते हैं जिन्हें हम ग्रेन भी कहते हैं, जिन्हें हम टिनी मैग्नेट भी कहते हैं। अब ध्यान से देखें, ये आपका कोई नॉर्मल आयरन का टुकड़ा है या सिलिकॉन स्टील है, कुछ भी है, इसको हम मैग्नेट बनाना चाहते हैं। तो इसके अंदर जो आप देख रहे हैं तीर द्वारा दिख रहा है, इसे हम डोमेन बोलेंगे। इसे हम क्या बोलेंगे, ये डोमेन का है, इसे हम बोलेंगे ये क्या है, डोमेन है। ये क्या है, डोमेन है। अब इस डोमेन को एक सही लाइन में करना है। जैसे यहाँ देखो सही लाइन में आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, सही लाइन में आ गया। अब ध्यान से समझे, अब इनको मैग्नेट को घुमाना है। तो यहाँ पे एक चीज याद रहे, मैग्नेट में जो डोमेन है इन्हें हम छोटा मैग्नेट मतलब टिनी मैग्नेट भी कहते हैं। तो डोमेन का जो ऊपर वाला सिरा है वो नॉर्थ माना जाता है और नीचे वाला इसका साउथ माना जाता है। तो अर्थात एक मैग्नेट है और मैग्नेट को अट्रैक्ट करना है। और ये अट्रैक्ट कब होगा, जब बाहरी किसी चुंबकीय क्षेत्र में रख देंगे तो सभी डोमेन एक एक करके सीधा होते चले जाएंगे। अब जब एक एक होके सीधा होते चले जाएंगे कब कहेंगे ये अलाइनमेंट में हो गए या संरेखित हो गए। अगर सभी डोमेन सीधे हो गए, अलाइनमेंट में हो गए, तब कहेंगे मैग्नेट हो गया सेचुरेट। मैग्नेट क्या हो गया, सेचुरेट। अब बताइए ये जो डोमेन है, डोमेन को फोर्स लगा के जो सीधा किया जाएगा और जो वो फोर्स लगाएगा उसी फोर्स का नाम है एफ, मैग्नेटिक मोटिव फोर्स है। तो मैग्नेटिक मोटिव फोर्स क्या होता है, जो डोमेन को अलाइनमेंट करता है, सीधा करता है, वही मैग्नेटिक मोटिव फोर्स होता है। अब चूंकि जो हम मैग्नेट यूज करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज करते हैं,
जो हम मैग्नेट यूज करते हैं वो हमारा मैग्नेट क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। अब यहाँ देखिए, ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट है, ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट है। यहाँ पे ये जो दिख रहा है ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है, ये क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट है। अब ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है, अब इसमें वायर लपेट दिए, करंट प्रोवाइड किए, करंट आई जा रहा और इसमें नंबर ऑफ टर्न एन है, तो इससे फ्लक्स निकलेगा। इससे क्या निकलेगा, फ्लक्स निकलेगा। और जब फ्लक्स जाएगा तो उसके अंदर जो इसके अंदर डोमेन है वो डोमेन को सीधा करेगा, और जब डोमेन को सीधा करेगा तो मैग्नेट बन जाएगा। तो इसके अंदर ये फ्लक्स आया कहां से, जब हमने टर्न लिया और यन लिया, तो यन और टर्न का जो गुणनफल है वही यम यम यफ है, मैग्नेटिक मोटिव फोर्स होता है। अब ध्यान से देखिए, यहां पे यही लिखा गया है आपका, तो याद रहे बिना विदाउट ईएमएफ के कोई मटेरियल, जो आयरन मटेरियल है वो मैग्नेट नहीं बन सकता है, उसके लिए करंट और नंबर ऑफ टर्न चाहिए। तो यहाँ पे आपका जो मैग्नेटिक मोटिव फोर्स होगा चुंबकीय परिपथ में फ्लक्स उत्पन्न करने के कारण बनता है, यही फ्लक्स को उत्पन्न करेगा। अगर एमएमएफ नहीं देंगे, बाहरी चुंबकीय क्षेत्र नहीं लगाएंगे, तो इसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं आएंगे। और मैग्नेटिक फ्लक्स वास्तव में है क्या, मैग्नेटिक फ्लक्स जो डोमेन सीधे होते हैं तभी फ्लक्स बाहर आएगा। अब जैसे यहां आपको हमने डोमेन दिखाया, जैसे हमने यहाँ डोमेन आपको दिखाया, जब ये डोमेन तितर बितर रहेंगे तो कोई फ्लक्स बाहर नहीं आएगा कोर से, लेकिन जैसे सीधे हो जाएंगे सबका नॉर्थ पोल और साउथ पोल एक फिक्स डायरेक्शन में आ जाएगा। ये नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ, सबका नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ। अब सब इधर टोटल ये पूरा बाहर नॉर्थ बन जाएगा, ये टोटल बाहर इधर साउथ बन जाएगा, तब कहेंगे फ्लक्स बाहर जा सकता है। तो जितने डोमेन सीधे होंगे उतने फ्लक्स बाहर होते चले जाएंगे। क्लियर बात है। तो याद रहे यम यम एफ मैग्नेटिक मोटिव फोर्स वह होता है जो फ्लक्स को उत्पन्न करता है। फ्लक्स उत्पन्न कब होगा, जब डोमेन सीधे होंगे, और जब डोमेन सीधे होंगे तभी फ्लक्स बाहर जाएगा। क्लियर बात है। क्या कहना चाहते हैं भाई आप सब। मोबाइल हैंग कर रहा है भाई। नमस्कार, गुरुदेव प्रणाम। हमारे एसपी सर भी जुड़ चुके हैं। मैं एसपी सर, हम भी आपकी क्लास लेते हैं सर। सर बहुत बढ़िया, आप सबके कारण तो हमारा हौसला ऊपर हुआ है। सोनू कुमार सर, आप कहाँ से हैं। मैं इस समय भाई यूपी से हूँ, यूपी वाराणसी मंडल से। चलिए क्लास को कंटिन्यू किया जाए, चलिए स्टार्ट करते हैं, शुरुआत किया जाए। तो बात हो गया एमएमएफ। अब तो हमें समझ में आ गया कि एमएमएफ होता क्या है। तो समझ में आ गया कि एमएमएफ मतलब मैग्नेटिक मोटिव फोर्स, जो फ्लक्स को उत्पन्न करता है। और फ्लक्स उत्पन्न कब होगा, जब डोमेन अलाइनमेंट में होंगे, संरेखित होंगे। तुम्हें जो, और एमएमएफ का फार्मूला क्या होता है, एनआई होता है। ये देख लीजिए एमएमएफ का फार्मूला क्या होगा, एनआई। ये आपको पता रहे, ये आपको एमएमएफ का फार्मूला जो है वो एनआई पता रहे। और मैग्नेटिक मोटिव फोर्स का मात्रक एम्पियर टर्न होगा। क्या होगा, एम्पियर टर्न। इसका जो मात्रक होगा, याद रहे, एम्पियर टर्न होगा, ये भी याद रहे भाई। एन टर्न है, आई एम्पियर है, तीसरे से एम्पियर टर्न कहेंगे। क्लियर बात है। चलिए शुरुआत किया जाए। अब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की बात करते हैं। अब तीव्रता मतलब प्रभाव, तीव्रता मतलब प्रभाव। जैसे यम यम मैग्नेटिक मोटिव फोर्स का प्रभाव सबसे ज्यादा कहां पे होगा, कैसे उसका प्रभाव नापेंगे। अब जैसे ये वायर, एक कॉइल की लंबाई मान ले रहे हैं यल है, ये मान ले रहे हैं कॉइल की लंबाई क्या है, यल है।
ये मान ले रहे कॉइल की लंबाई यल है, इनके जो कॉइल की लंबाई है, जो कॉइल लपेट रहे हैं, इतने में ही हमें मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। तो अब जब भी प्रभाव देखना था प्रति लंबाई पे देखना पड़ेगा। एकांक लंबाई में जितना एमएमएफ मिलेगा वही आपका चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाएगी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाएगी। तो एकांक लंबाई में कितना आपका मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है वही आपकी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी, और उसका जो मात्रक होगा वो मात्रक आपका H बराबर NI अपान यल होगा। H बराबर क्या होगा? NI अपान यल होगा, NI अपान यल। ये यहाँ पे इसका AL है, और फार्मूला इसका जो फार्मूला है H बराबर NI अपान यल, और जो मात्रक होगा एम्पियर टन पर मीटर होता है। मात्रक क्या होगा? एम्पियर टन पर मीटर। इसकी अगर यूनिट की बात करें तो क्या होगा? एम्पियर टन पर मीटर होगा। क्लियर बात है? या फिर न्यूटन पर वेबर भी होता है। देखिए, या इसका एक फार्मूला यस का ये भी होता है, यस बराबर एफ अपान फाइव भी होता है। एकांक फ्लक्स को, एकांक ध्रुव को मैग्नेटिक फील्ड में जो बल लगता है उसी को हम उसको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ये होता है न्यूटन प्रति वेबर, भी इसका मात्रक होता है। इसका मात्रक एक न्यूटन पर वेबर भी होता है, इसका मात्रक आपका एम्पियर टन पर मीटर भी होता है। दोनों मात्रक इसका याद रहना चाहिए। इसका दोनों जो मात्रक होगा याद रहे, एक एम्पियर टन पर मीटर होगा और एक होगा न्यूटन पर वेबर भी होता है, न्यूटन पर वेबर होता है। तो आप सभी लोग इस सेशन को शेयर करें, सेशन को लाइक करें, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। सौरभ जी, सर जी पढ़ने के बाद क्वेश्चन नहीं बनता। देखिए, आपका किस टॉपिक की बात कर रहे हैं? जो मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूं इस टॉपिक की बात कर रहे हैं कि अदर आपको टोटल की बात कर रहे हैं? बताइए कौन सा क्वेश्चन आपका नहीं बन रहा है, मैं पूरा डिटेल डाटा आपको बता दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं रिलक्टेंस। जैसे जो फ्लक्स है, फ्लक्स जिस रास्ते से जाता है उसका मैग्नेटिक सर्किट कहलाता है, और जब फ्लक्स स्थापित होगा तो उसमें जो रुकावट या बाधा आती है उसे हम रिलक्टेंस कहते हैं। तो याद रहे, चुंबकीय परिपथ का वह गुण जो फ्लक्स के प्रवाह का क्या करता है? विरोध करता है, उसी को रिलक्टेंस कहते हैं। और रिलक्टेंस का जो फार्मूला होगा, जो रिलक्टेंस का फार्मूला होगा वह आपका क्या होगा? यस बराबर यल अपान म्यू नॉट म्यू आर ए होगा। जहां आपका यल क्या है? ये यहाँ पे यल है भाई, आई नहीं है, यहाँ पे ये आपका यल है, यल है। जहां कॉइल की मैग्नेटिक सर्किट की कितनी लंबाई है यल उसको बताता है। म्यू चुंबकीय गतिशीलता है, ए रिलेटिव परमिबिलिटी है, और ए क्या है? उसका क्षेत्रफल है। और इसका मात्रक सबसे ज्यादा पूछता है, एम्पियर टन पर वेबर। मात्रक याद रहे, इसका मात्रक क्या होगा? रिलक्टेंस का एम्पियर टन पर वेबर होगा, एम्पियर टन पर वेबर होगा, एम्पियर टन पर वेबर होगा। क्लियर? तो रिलक्टेंस होता क्या है? जो क्या बताता है आपका? जो यह बताता है कि फ्लक्स का प्रवाह का स्थापित होने से जो विरोध करेगा वही आपका रिलक्टेंस होगा। हाँ बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? सबका भाई आप छः बताइए, आप पूरा सिलेबस एक बार पढ़ चुके हैं? जो टॉपिक पढ़ाए हैं वो आप पढ़ चुके हैं या पहली बार आप जुड़े हैं? आप पहली बार पढ़ रहे हैं या कई एक आध बार पढ़ चुके हैं? पहले ये बताइए। आप फर्स्ट बार पढ़ रहे हैं? सौरभ जी, सौरभ जी आप फर्स्ट बार पढ़ रहे हैं? एक बार मैसेज करें, क्या आप पहली बार पढ़ रहे हैं? और पहले कौन सा क्वेश्चन नहीं बन रहा है, एग्जाम का या फिर टोटल कोई प्रैक्टिस आप कर रहे हैं? एएलपी का प्रीवियस ईयर नहीं बन पा रहा है कि आप टोटल प्रैक्टिस कर रहे हैं उसका नहीं बन पा रहा है? एक बार एक कंफर्म करें जरूर।
एक बार पहले आप ये जरूर बताएं सौरभ जी। अगर टोटल प्रैक्टिस करेंगे तो उसके लिए भाई आपको जो टोटल कॉन्सेप्ट है वो पढ़ना है। यहाँ पे स्पेशल हमारा टारगेट है एएलपी के लिए। किसके लिए है? एएलपी के लिए है सौरभ जी। प्रैक्टिस का, हाँ प्रैक्टिस का अगर नहीं बन पा रहा है तो इसका मतलब जब होल सिलेबस खत्म हो जाएगा तब हम प्रैक्टिस कर पाएंगे। प्रैक्टिस देखिए, जैसे मेरा सिलेबस पूरा कंप्लीट होगा, अगर उसके बाद नहीं बनेगा तब आप कहिएगा। ठीक है सौरभ जी, चलें शुरुआत करें। देखिए हमारा आपको बताया है कि आपका 24 तक शेड्यूल दे दिए हैं। 24 शायद आपका 20 तक पूरा सिलेबस से कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम सब केवल प्रैक्टिस ही करेंगे। 5 फुल लेंथ पेपर करेंगे, 5 फुल लेंथ पेपर करेंगे, वहां आप सबको बताया जाएगा सौरभ जी। ठीक है, चलें शुरुआत करें। अब ध्यान से समझिए, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, रिलक्टेंस के बारे में पता हो गया, और फिर यहाँ पे कुछ उनके यूनिट हैं, ये आपके पता रहे, जो यहाँ पे अलग से दिखा दिए गए हैं। देखिए फ्लक्स का यूनिट वेबर होता है, फ्लक्स डेंसिटी का, फ्लक्स घनत्व का टेस्ला वेबर पर मीटर उसका रहता है, क्षेत्र की तीव्रता एम्पियर टन पर मीटर या न्यूटन पर वेबर भी होता है, या एक चीज ये भी याद रहे, न्यूटन पर वेबर भी होता है, न्यूटन पर वेबर भी होता है, ये भी याद रहे, न्यूटन पर वेबर भी होगा और साथ साथ इसका एम्पियर टन पर मीटर भी होगा। यम यम एफ का मात्रक क्या होगा? एम्पियर टन होगा। रिलक्टेंस का मात्रक क्या होगा? एम्पियर टन वेबर होगा। रिलक्टेंस का मात्रक क्या होगा? एम्पियर टन पर वेबर होगा। आप सभी लोग इस सेशन को शेयर करें, लाइक करें, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आइए बात करते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट हमारा है कि मैग्नेट से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, उनको पहले हम जानेंगे। जैसे सबसे पहला है कि चुंबकशीलता का वैल्यू कितना होता है। चुंबकशीलता की वैल्यू, परमेबिलिटी, वैक्यूम परमेबिलिटी की जो वैल्यू है वो होती है आपकी 4 पाई 10 की पावर -7 हेनरी पर मीटर होता है, ये याद रहे, एग्जाम में आयो डाटा है। क्यूरी ताप होता है 770 डिग्री सेल्सियस, और निकिल का क्यूरी ताप होता है 358 डिग्री सेल्सियस। कोबाल्ट का क्यूरी ताप होता है 1120 डिग्री सेल्सियस। लौह चुंबकीय तत्वों में सबसे ज्यादा ये आपका सर्वाधिक होता है किसका? कोबाल्ट का। कोबाल्ट का क्यूरी टेम्परेचर सबसे, आप क्यूरी टेम्परेचर क्या होता है? जिसपे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी समाप्त हो जाएगी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी समाप्त होने का मतलब फ्लक्स बाहर नहीं आएगा, फ्लक्स एक तरह से आपका जो डोमेन है वे अपनी पुरानी अवस्था में आ जाए, या वो उनमें डोमेन बिल्कुल नष्ट हो जाए, भ्रष्ट हो जाए, तो जिस टेम्परेचर पे वही उसका क्या होता है? क्यूरी टेम्परेचर होता है। और लव जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कौन कौन होता है? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल आपका होता है लोहा, निकिल, कोबाल्ट, सिलिकॉन स्टील, जिनकी रिलेटिव परमेबिलिटी, जिनकी रिलेटिव परमेबिलिटी आपका एक से ज्यादा होता है, जो चुंबक के प्रति बहुत तेजी से आकर्षित होंगे, वो आपके लव चुंबकीय मटेरियल होंगे। और परमानेंट मैग्नेटिक मटेरियल जो जो आपका, सॉरी परमानेंट, पैरामैग्नेटिक मटेरियल जो होता है और चुंबक के प्रति थोड़ा सा आकर्षित होगा, ज्यादा नहीं आकर्षित होगा, जैसे एल्युमिनियम आपका हो गया, प्लेटिनम हो गया, मैग्नीज हो गया, और इसका जो म्यूआर का मान होता है वह आपका थोड़ा एक से अधिक होता है, ये तो हल्का सा आकर्षित होगा। और जो मैग्नेट के प्रति बिल्कुल नहीं आकर्षित होता है, जो मैग्नेट के प्रति बिल्कुल आकर्षित नहीं होगा, जैसे आपका, जैसे यहां हम बात करें कॉपर, बिस्मिथ, जैसे आपका हो गया कॉपर हो गया, बिस्मिथ हो गया, जल हो गया, चांदी हो गया, ये म्यूआर थोड़ा एक से क्या होता है आपका? कम होता है, तो एक से स्लाइटली 1 होता है आपका। तो जो मैग्नेट के प्रति बिल्कुल आकर्षित नहीं होगा वो आपका क्या कहलाएगा? डायामैग्नेटिक मटेरियल। और पैरामैग्नेटिक में जो थोड़ा आकर्षित होगा, पैरामैग्नेटिक में जो बिल्कुल आकर्षित होगा, वो आपका क्या कहलाएगा भाई? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का रिलेटिव परमेबिलिटी एक से ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है।
और आपका जो पैरा होता है एक से थोड़ा ज्यादा होता है, जो डाया होता है एक से थोड़ा क्या होता है, कम होता है। इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे दिखाया गया है लोहा निकिल कोबाल्ट, तो लोहा निकिल कोबाल्ट आपके क्या है, फेरोमैग्नेटिक है। कापर और जो बिस्मिथ है वो डायामैग्नेटिक है। देख लीजिए आपको यहाँ पे जो बताया गया, ये दोनों आपके, ये जो तीनों हैं ये आपके क्या है भाई, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। ये आपके फेरोमैग्नेटिक हैं, फेरोमैग्नेटिक हैं। और एक कापर बिस्मिथ ये आपके क्या है, डायामैग्नेटिक है। ये आपके डाया मैग्नेटिक है, डायामैग्नेटिक मटेरियल है। और जो जल हो गए, आपका जो चांदी हो गया, किसमें आएगा भाई आपका, सॉरी यहाँ पे थोड़ा उल्टा हो गया, नहीं सही है, कापर, कापर और जो बिस्मिथ है उसमें आएगा। और ये आपका तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, रुकिए रहिए, हाँ ये चीज देखिए डाया हो गया, ये भी आपका डाया हो गया, ये सब डाया में आएंगे। क्लियर बात। लोहा निकिल कोबाल्ट ये सब आपके फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में आएंगे। क्लियर, याद रहे, सिलिकॉन स्टील। चलें आगे बढ़े, चलो अब आगे बात करते हैं हम सब डोमेन। अब डोमेन के अकॉर्डिंग ही मैग्नेटिक मटेरियल में प्रॉपर्टी आती है। पीडीएफ के लिए अगर आप पूछ रहे हैं तो पीडीएफ भाई आपको एचपीएच क्लासेस के ऐप पे मिलेगा। जो पीडीएफ है आप सभी को एचपीएच क्लासेस के ऐप पर मिलेगा। पीडीएफ आप कहां से प्राप्त करेंगे, एचपीएच क्लासेस के ऐप से प्राप्त करेंगे। पीडीएफ आप कहां से प्राप्त करेंगे, एचपीएच क्लासेस के ऐप से प्राप्त करेंगे। ठीक है, चलें आगे बढ़ा जाए। चलो अब देखिए डोमेन क्या होता है, आपको बताया गया कि जब इसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं होती है तो ये तितर बितर रहता है। जैसे बाहरी चुंबक के बीच रख देते हैं तो सभी डोमेन सीधे होने लगते हैं। और जब सब सीधे हो जाएंगे, अब कितना भी बाहर से फोर्स लगाएं, अब कोई फ्लक्स बाहर नहीं आ रहा है, तब कहेंगे मैग्नेट हमारा क्या हो गया, सेचुरेट हो गया। तो मैग्नेट सेचुरेशन की कंडीशन क्या होती है, सभी डोमेन अगर अलाइनमेंट अवस्था में आ गए तब मैग्नेट सेचुरेट कहा जाता है। उस समय न तो फ्लक्स बढ़ेगा और न तो फ्लक्स क्या होगा, घटेगा। क्लियर बात। अब चलिए तो यही चीजें यहाँ बताएगी। लौ चुंबकीय पदार्थों में जो परमाणु चुंबकीय ध्रुव डोमेन समूहों में पहले से संरेखित रहते हैं और बाह्य क्षेत्र लगाने डोमेन एक दिशा में संरेखित हो जाते हैं, अलाइनमेंट हो जाते हैं। पूर्ण संरेखन पर ये सेचुरेशन प्राप्त कर लेते हैं। और क्यूरी ताप के ऊपर अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो डोमेन नष्ट हो जाएंगे। देखिए अगर क्यूरी टेम्परेचर, इनका जो फिक्स टेम्परेचर सहने की क्षमता होती है, अगर उस क्षमता से ज्यादा अगर हम क्या करेंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, इनके डोमेन हो जाएंगे समाप्त और नष्ट हो जाएंगे, अर्थात मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। और डोमेन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खत्म होने का मतलब सभी डोमेन अपनी पुरानी अवस्था में आ जाएंगे। उसके बाद फिर आप दोबारा अगर चाहेंगे तो सही से नहीं हो पाएंगे, इसलिए उसे माना जाएगा इसके जितने डोमेन हैं वे नष्ट हो गए। तो क्यूरी टेम्परेचर वह टेम्परेचर होता है जिस पर उसके डोमेन नष्ट हो जाते हैं या जिसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी समाप्त हो जाती है, वही आपका क्यूरी टेम्परेचर कहलाएगा। क्लियर बात है। तो चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम सब बात करेंगे कि मैग्नेटिक सर्किट और इलेक्ट्रिक सर्किट में डिफरेंट क्या होता है। देखिए आप सभी को पता है हम मैग्नेटिक सर्किट में वोल्टेज लगाते हैं जिसे हम ईएमएफ कहते हैं। और जैसे वोल्टेज लगाएंगे तो इसमें आपको पता है पॉजिटिव से निगेटिव क्या जाएगी, करंट जाएगी। पॉजिटिव से निगेटिव क्या जाएगी, करंट जाएगी। अब ध्यान से यहाँ वोल्टेज लगाए हैं तो यहाँ हम कॉइल लपेटते हैं और कॉइल में टर्न एन है और इसमें करंट प्रवाहित आई करते हैं। तो यहाँ पर यम यम एफ, यहाँ मैग्नेटिक मोटिव फोर्स देते हैं, वहाँ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स देते हैं। वहाँ पे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स वोल्टेज है या मैग्नेटिक मोटिव फोर्स आपका चुंबकीय क्षेत्र बाहर से लगा के अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, फ्लक्स को स्थापित करेंगे। इसमें फ्लक्स स्थापित होता है कोर में और इसमें क्या होता है, कंडक्टर में करंट फ्लो करता है। करंट फ्लो करता है और फ्लक्स क्या होता है, स्थापित होता है, स्टेब्लिश होता है। तो फ्लक्स यहाँ पे स्टेब्लिश होगा और करंट फ्लो करता है। तो अर्थात जो महत्व इलेक्ट्रिकल सर्किट में वोल्टेज का होता है, ईएमएफ का होता है,
वही महत्व मैग्नेटिक सर्किट में यम यम यप का होता है। कंपेयर, और यहाँ पे फ्लक्स स्थापित होता है और इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट फ्लो होता है। याद रहे, आप जितना ज़्यादा करंट जो फ्लक्स होगा, वो जितना ज़्यादा करंट दोगे फ्लक्स का मान उतना ज़्यादा यहाँ बढ़ेगा। करंट बढ़ेगा तो फ्लक्स बढ़ेगा। तो जो महत्व इलेक्ट्रिकल सर्किट में करंट का है, वही महत्व मैग्नेटिक सर्किट में फ्लक्स का है। अब आइए बात करते हैं, जैसे आपका जब करंट फ्लो करता है तो उसमें जो करंट के फ्लो में रुकावट आती है उसे आप बोलते हो रेजिस्टेंस। ऐसे जब फ्लक्स स्थापित होता है तो उसमें जो रुकावट आती है उसे हम बोलते हैं रिलक्टेंस। अर्थात जो महत्व इलेक्ट्रिकल सर्किट में रेजिस्टेंस का है, वही मैग्नेटिक सर्किट में किसका होता है? रिलक्टेंस को होता है। क्लियर बात है। और यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पे कंडक्टिविटी, चालकता, यहाँ पे चालकता क्या बताता है भाई? कि इसके अंदर वह गुण बताता है कि धारा जिसमें आसानी से प्रवाहित हो जाएगी, वो उसकी चालकता होती है। और इसमें जो मैग्नेट कितना जल्दी से स्थापित होगा, फ्लक्स कितना जल्दी से स्थापित होगा, वो उसकी कहलाती है चुंबकशीलता। ये चुंबकशीलता मतलब परमिएबिलिटी। ये क्या है? परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी। और यहाँ पे क्या होती है भाई? कंडक्टिविटी। ये क्या है? कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी। याद रहे, तो जो महत्व वहां कंडक्टिविटी का है, वही महत्व इसमें क्या हो जाएगा? परमिएबिलिटी का होता है। और एक बात पता है, इसमें आपका कंडक्टेंस जी पाया जाता है। इसमें कंडक्टेंस आपका जी होता है। कंडक्टेंस इसमें जी होता है, इसमें कंडक्टेंस जी होता है। तो जो महत्व यहाँ कंडक्टेंस का है, वही महत्व यहाँ परमियंस का है। और परमियंस को हम पी से दिखाते हैं। किसका महत्व है? परमियंस, परमियंस का होता है चुंबकत्व। याद रहे, तो जो महत्व वहां कंडक्टेंस का होता है, यहाँ महत्व परमियंस का होता है। जो महत्व वहां कंडक्टिविटी का होता है, वही महत्व यहाँ परमिएबिलिटी का होता है। क्लियर बात है। चलो भाई, अब यहाँ पे वही चीजें बताया गया। जो इलेक्ट्रिकल में वोल्टेज होता है, या इसी को हम क्या कहते हैं? वोल्टेज भी कहते हैं। यहाँ पे एमएमएफ होता है, यहाँ पे धारा आई होती है, यहाँ पे चुंबकीय फ्लक्स फाई होता है, इसमें प्रतिरोध होता है इलेक्ट्रिकल सर्किट में, इसमें आपका रिलक्टेंस होता है। इसे हम क्या बोलते हैं? रिलक्टेंस। ये क्या है? रिलक्टेंस, जिसे प्रतिष्ठम्भ भी बोला जाएगा, अनिश्चता बोला जाएगा, रिलक्टेंस। और जो महत्व यहाँ कंडक्टिविटी का होता है, वही महत्व यहाँ परमिएबिलिटी म्यू का होता है। और जो महत्व यहाँ किसका बताया गया? आपका कंडक्टेंस जी का होता है, यहाँ पे परमियंस पी का होता है। यहाँ जी का मतलब क्या है? आपका कंडक्टेंस है। क्या है भाई? कंडक्टेंस है। और यहाँ पे पी का मतलब क्या है? परमियंस है। क्या है? परमियंस है। ये कंपेयर कराया गया जिससे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। चलिए आगे बढ़ा जाए। चलिए अब स्टार्ट हम सब करते हैं फैराडे के नियम। फैराडे एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपना दो नियम दिया। अब दोनों नियम क्या है एक बार समझते हैं। देखिए, फैराडे ने क्या किया? मैग्नेटिक फील्ड में एक कॉइल लिया और कॉइल को रख के जब घुमाया, कॉइल को रख के घुमाया या मैग्नेट को ही घुमाया, तो देखा कि भाई उस कॉइल के सिरों पे वोल्टेज आ गया। तो उन्होंने अपना पहला नियम ये रखा कि जब किसी कंडक्टर को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाए, चाहे कंडक्टर को स्थिर रख के मैग्नेट को घुमाया जाए, तो कंडक्टर के सिरों पे वोल्टेज उत्पन्न होता है, जिसे हम EMF कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। तो प्रथम नियम ये बताता है कि जब किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में घुमाया जाए, तो उसके सिरों पर वो क्या, जब घुमाया जाता है तो मैग्नेटिक फ्लक्स को काटता है, और उसके फ्लक्स के काटने के कारण उसके सिरे पर EMF आता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आता है। ये प्रथम नियम है। फिर अदर लोगों ने ये पूछा भाई अगर EMF उत्पन्न हो रहा तो उसकी वैल्यू कितनी होगी? तब उन्होंने दूसरी नियम में बताया कि वो जो EMF है वो फ्लक्स परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। इसमें जितना ज्यादा टर्न होगा, जैसे इसमें कितने टर्न है, इसमें नंबर ऑफ टर्न कितने हैं, टर्न का मान कितना है, और
फ्लक्स में परिवर्तन कितना आता है, कितने फ्लक्स को काट रहा है। जैसे शुरुआत में यहाँ पे फ्लक्स देखिए मैक्सिमम काट रहा है, और जब ऊपर जाएगा तो जीरो हो जाएगा, फिर धीरे धीरे फ्लक्स बढ़ेगा घटेगा। फ्लक्स जो बड़ा और घट रहा है उसी फ्लक्स को परिवर्तन कर रहे हैं, और फ्लक्स में जो परिवर्तन है उसको हम दिखाएंगे डी फाई अपान डी टी से। तो टोटल इसका जो हो जाएगा, दोनों को मिला देंगे, एन डी फाई अपान डी टी के समानुपाती होता है। तो द्वितीय नियम ये बताता है कि जो ईएमएफ होता है वह फ्लक्स परिवर्तन की दर के क्या होता है, समानुपाती होता है, जिसको हम सब एन डी फाई अपान डी टी से दिखाते हैं। तो याद रहे। अब आप आसान भाषा में, प्रथम नियम क्या है, फैराडे ने बताया जब किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में घुमाएंगे तो फ्लक्स को काटेगा, तो फ्लक्स को काटने से उसमें ईएमएफ आता है, प्रथम नियम है। द्वितीय नियम में उन्हें उस ईएमएफ की वैल्यू बताया कि यह जो ईएमएफ है वह फ्लक्स परिवर्तन की दर के क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है, समानुपाती होता है, जिसका मान होता है ई बराबर एन डी फाई अपान डी टी। अभी माइनस क्या है, माइनस ये बताता है कि यह ईएमएफ जिसके कारण उत्पन्न होगा वह उसी का विरोध करेगा। ये किसने बताया था, इसकी दिशा कितनी हो, किधर होगी, ये लेंज ने बताया था। लेंज ने यह बताया था कि ईएमएफ सदैव उस कारक का विरोध करता है जिसके कारण यह उत्पन्न होता है। ईएमएफ सदैव उस कारक का विरोध करता है जिसके कारण यह उत्पन्न, अगर फ्लक्स के काटने से उत्पन्न हुआ है तो ये फ्लक्स के काटने का विरोध करेगा। अगर फ्लक्स के बढ़ने और घटने से ईएमएफ उत्पन्न हुआ है तो फ्लक्स के घटने और बढ़ने का विरोध करेगा। अगर धारा के कारण उत्पन्न हुआ है तो धारा के परिवर्तन का विरोध करेगा। तो ईएमएफ जिसके कारण उत्पन्न हुआ है वो उसी का विरोध करता है। ये किसने बताया था, लेंज ने बताया था, इसलिए ईएमएफ के फॉर्मूले में हमने माइनस लिखा है। तो भाई ये जानते हैं लेंज का नियम, जहां ई है ईएमएफ है, एन कुंडली की संख्या है, फाई आपका चुंबकीय फ्लक्स है, और टी आपका समय है कि कितने समय में आपका परिवर्तन ये हो रहा है। क्लियर बात है। चलिए अब बात करेंगे लेंज ला। तो लेंज ने यही बताया जो आपको हमने बताया। लेंज ने यह बताया कि कॉइल के अंदर जो ईएमएफ उत्पन्न होगा वो सदैव उस कारक का विरोध करेगा जिसके कारण यह उत्पन्न हुआ है। जैसे अगर फ्लक्स बढ़ रही है, ये जो ईएमएफ है, जो ईएमएफ है अगर फ्लक्स बढ़ रही है तो फ्लक्स के बढ़ने का विरोध करेगा। यहाँ पे जो ईएमएफ आया है अगर फ्लक्स बढ़ने कारण उत्पन्न हुआ तो इसका जो फ्लक्स होगा उसके फ्लक्स का विरोध करेगा। देखो जो कुंडली का फ्लक्स है मेन वाले फ्लक्स का विरोध कर रहा है, मेन वाले फ्लक्स का क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है। तो जिसके कारण उत्पन्न होता है उसी का क्या करता है, यह विरोध करता है। अगर फ्लक्स के बढ़ने कारण उत्पन्न हुआ तो फ्लक्स के बढ़ने का विरोध करेगा, और फ्लक्स के अगर घटने कारण उत्पन्न हो तो फ्लक्स के घटने का विरोध करेगा। अर्थात फ्लक्स अगर घट रहा है तो फ्लक्स को बढ़ाएगा, अगर फ्लक्स आपका बढ़ रहा है तो उसको घटाने का प्रयास करेगा। तो जिसके कारण उत्पन्न होता है उसी का विरोध करता है। ये किसने बताया था, लेंज ने। यही चीजें यहाँ बताया गया। कुंडली ऐसा क्षेत्र बनाती है जो वृद्धि को विरोध करती है, अगर घटेगा तो घटने का भी वो क्या करेगा, विरोध करेगा। क्लियर बात। तो इसलिए लेंज ने बताया जिसके कारण उत्पन्न होता है उसी का विरोध करता है, यही लेंज का नियम है। और लेंज ने यह भी बताया किसकी, यह ऊर्जा संरक्षण के नियम की पुष्टि भी करता है। ये देखिए लेंज का नियम क्या बताता है, ऊर्जा संरक्षण के नियम की पुष्टि करता है। अर्थात ली गई एनर्जी बराबर थी जितना, जैसे हम सब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, दोनों हथेलियों को अगर रगड़ें तो घर्षण होता है, घर्षण मतलब विरोध होता है, और विरोध से हीट उत्पन्न होता है। तो जितना हीट है वो जो आप वर्क कर रहे हो, घर्षण रहे हो, तो घर्षण वाली एनर्जी हीट में उत्पन्न हो गई, तो एनर्जी नष्ट नहीं होगी। इसलिए लेंज ने बताया कि हमारा ये जो नियम है ये जिसके कारण उत्पन्न है उसी का विरोध कर रहा है, इसलिए ये ऊर्जा संरक्षण की नियम की पुष्टि करता है। ये भी आपको याद रहे यहाँ पे जो दिया गया है। तो लेंज ला क्या बताता है, यह ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करता है, और प्रेरित धारा हमेशा उस परिवर्तन का विरोध करती है जिसके कारण यह उत्पन्न होती है। अगर फ्लक्स परिवर्तन कारण है तो फ्लक्स परिवर्तन का विरोध करेगा, अगर करंट परिवर्तन कारण है तो करंट परिवर्तन का विरोध करेगा। तो आप सभी लोग इस सेशन को शेयर करें और सेशन को लाइक करें। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी लोग बताइए। सुनील कुमार जी गुड इवनिंग सर, आज आरआरबी जेई में मेरा 121.72 नंबर है, प्रयागराज जोन में डीएमएस में तो हो जाएगा कि नहीं सर। देखिए सुनील कुमार जी, अब कैसी मेरिट आती है, मेरिट लिस्ट बनेगा, अब उसके अकॉर्डिंग होगा और बच्चे कितना नंबर पाए हैं।
सुरेंद्र कुमार जी आपको आशीर्वाद। सौरभ जी नहीं सर, पूरा सिलेबस, अच्छा पूरा सिलेबस जब कंप्लीट हो जाएगा तब आप पूरा कर लेंगे, घबराइए नहीं। प्रैक्टिस प्रैक्टिस मैं आपका डेली करवाता, लेकिन इंडियन आर्मी गोरखा रेजिमेंट ट्रेनिंग सेंटर है, वहाँ पे मेरी क्लास चलती है। टाइमिंग नहीं मिलने का आपकी आज ही लेट हो गई क्लास। रात में पहुँचता हूँ 8 बजे 9 बजे पहुँचता हूँ, आज तो 9 बजे पहुँचा, इसीलिए 9 बजे क्लास, मुझे 10 बजे शेड्यूलिंग करना पड़ा। तो अगर टाइमिंग रहता तो मैं प्रैक्टिस जरूर, लेकिन प्रैक्टिस का मैंने 5 पेपर लिया है, फुल लेंथ पेपर, वो लास्ट में होगा आपका, जरूर कराएंगे। चलिए आगे बढ़ा जाए। देखिए ये सब चीजें लिखना ना पड़े, आप सभी लोग हमारे साथ जितने लोग लाइव सेशन बन रहे हो जो बाद में देखेंगे, मेरी हैबिट प्रैक्टिस नहीं है कि मैं पीपीटी के द्वारा बनाऊं। मैं बस लिखने में टाइम कम जाए, इसलिए सभी कंटेंट को मैं पहले से नोट डाउन कर दिया हूँ, जिससे लिखने और समझाने का तरीका और एनिमेशन डायग्राम के द्वारा ही बताएंगे, और डायग्राम बना के ही बताते हैं, क्योंकि मैं 18 वर्षों से इस फील्ड में टीचिंग लाइन में हूँ। पढ़ाने का जो मेरा अनुभव है, मेरे जितने स्टूडेंट जो सेलेक्टेड हुए हैं, अदर अदर जेई भी हैं, आपके एएलपी भी हैं, टेक्नीशियन भी हैं, लोको पायलट भी हैं, वो उन सबसे आपकी मुलाकात कराएंगे, जो कि मुझसे इंजीनियरिंग डिप्लोमा भी पढ़े हैं, आईटीआई भी पढ़े हैं, और साथ साथ जेई की तैयारी भी हमसे किए हैं, एएलपी की भी तैयारी हमसे किए हैं। तो पढ़ाने का मेरा ये सुपीरियर तरीका, चूंकि टाइम कम है तो भाई पीपीटी पीडीएफ का सहारा तो लेना ही पड़ेगा, जिससे लिखना कम पड़े या लिखना ही ना पड़े। चलें शुरुआत करें। अब आइए जानते हैं कुछ नियम और कानून है चुंबकत्व से संबंधित, मैग्नेटिज्म से संबंधित। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। देखिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम आपको पता है, मोटर के घूमने की दिशा पता करते हैं। अब फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम, ये अंगूठा है, ये तर्जनी है, ये आपका क्या है, मध्यिका उंगली है। तो अंगूठा बताता है बल की दिशा को, और जो तर्जनी है वो मैग्नेटिक फील्ड की दिशा को बताता है, और जो आपका मध्यिका उंगली हो करंट का डायरेक्शन बताता है। तो हम कैसे पता करेंगे, देखिए यहाँ पे दिखाया गया, अंगूठा बल की दिशा को, चुंबकीय क्षेत्र को तर्जनी अंगुली, और धारक दिशा आपको बताता है मिडिल फिंगर। और इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं, मोटर के घूमने की दिशा ज्ञात करने में। फ्लेमिंग बाएं हाथ के नियम का प्रयोग कहाँ करेंगे, मोटर की दिशा घूमने के लिए, या किसी कंडक्टर धारावाही कंडक्टर पर लगने वाले बल की दिशा पता करते हैं। अब आइए आगे बात करते हैं फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम हम जनरेटर में पता करते हैं, करंट की दिशा पता करने के लिए। ये भी आपका क्या है, जिधर गति करा रहे हैं, मोशन करा रहे हैं, अंगूठा को उधर करना है, और तर्जनी उंगली मैग्नेटिक फील्ड रहेगा, और जिधर मध्यिका उंगली जाएगी वही उसकी करंट की दिशा और वोल्टेज की दिशा को बताएगा। ये देख लीजिए, ये गति की दिशा, ये क्षेत्र की दिशा, ये प्रेरित धारा की दिशा को बताता है। तो याद रहे, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम मोटर में लगता है, और दाएं हाथ का नियम कहाँ पे लगता है, जनरेटर में लगता है। अब आते हैं मैक्सवेल का कार्कस्क्रू नियम, या दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, राइट हैंड थंब रूल। यही आपका राइट हैंड थंब रूल है, इसी को हम बोलते हैं राइट हैंड थंब रूल, थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल, इसी को हम बोलते हैं, याद रहे। और राइट हैंड थंब रूल का प्रयोग कहाँ करते हैं, अगर कोई कंडक्टर है उसमें करंट जा रहा है, तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन पता करते हैं हम राइट हैंड थंब रूल से पता करते हैं। तो आपको इतना याद करना है, राइट थंब रूल का या कार्कस्क्रू का नियम कहाँ प्रयोग किया जाता है, किसी कंडक्टर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड की दिशा पता करने के लिए की जाती है। जिधर करंट जा रहा है उधर अंगूठा रख लो, अंगुलियों की जो मुड़ने की दिशा होगी वही मैग्नेटिक फील्ड की दिशा होगी। क्लियर बातें आपको याद रहना चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कुलाम का चुंबकत्व का नियम। जैसे कुलाम का वैद्युत का नियम है वैसे चुंबकत्व का नियम है। इसमें केवल ये याद करना है कि दो ध्रुवों के बीच जो फोर्स है वह उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, और ध्रुवों का जो ध्रुव सामर्थ्य है, अगर इसका m1 है, इसका क्या है m2 है, तो उनका जो ध्रुव सामर्थ्य जो फोर्स होगा उनके ध्रुव सामर्थ्य के गुणनफल के क्या होता है, समानुपाती होता है। क्लियर बात है। चलिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं बहुत दिनों के बाद कुंदन फॉर यू। राधे राधे कुंदन जी, कैसे हैं आप, उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ा जाए।
अब आगे हम सब जानेंगे हिस्टेरिसिस। अब हिस्टेरिसिस क्या होता है, पहले इसको हम सब समझते हैं। देखिए हिस्टेरिसिस पहले किसे कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपने देखा कोई आयरन मटेरियल है, ये कोई आयरन मटेरियल है, ऐसे मान लो आयरन है। अब इस पे हम क्या करते हैं, कॉइल लपेट दें, एक कॉइल लपेट दें। अब इसमें धारा दें, इसमें टर्न एन है और धारा आई दे रहे हैं, तो इसके अंदर फ्लक्स बनेगा। और कौन सा हम धारा दें, अल्टरनेटिंग धारा दें, एसी धारा दें, एसी धारा दें। तो एसी आपको पता है इस प्रकार चलती, हाफ पॉजिटिव जाएगी, हाफ क्या जाएगी, निगेटिव जाएगी। एक बार इसमें फ्लक्स आपका इस साइड स्थापित होगा आधे में, और फिर आधे के बाद फ्लक्स क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज फिर स्थापित होगा। अर्थात जितना फ्लक्स बना था फिर उल्टा घूम के अपने वापस कंडीशन, फिर दूसरे दिशा में जाएगा। ऐसे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज फ्लक्स होगा। अब यहाँ पे दिखा रहे हैं, जैसे जैसे हम बाहर से एच बढ़ाएंगे, एच बढ़ाने का मतलब यह समानुपाती आपका एनआई होता है, एनआई अगर बढ़ाएंगे ये मतलब एच बढ़ा रहे हैं, तो इसके अंदर फ्लक्स बढ़ता चला जाएगा। ये देखो फ्लक्स बढ़ता चला जाएगा, और फ्लक्स यहाँ से बढ़ेगा, ये बढ़ता बढ़ता आपका यहाँ पे चला जाएगा। एच बढ़ा रहे हैं तो आपका क्या बढ़ रहा है, फ्लक्स बढ़ रहा है। और आपको पता है कि फ्लक्स फाई बराबर क्या होता है, आपका बी ए होता है। फाई बराबर क्या होता है, बी ए होता है। फाई बराबर क्या होता है आपका, बी ए होता है। और बी बराबर फाई अपान ए होता है। बी बराबर होता है आपका फाई अपान ए। जब फ्लक्स बढ़ेगा तो फ्लक्स डेंसिटी बढ़ेगा। एच बढ़ाएंगे तो अर्थात जो बी और एच है एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है। जब एच बढ़ेगा तो आपका बी भी बढ़ेगा, एच बढ़ा है तो बी भी बढ़ता हुआ चला गया। लेकिन जैसे ही अब एच को घटना शुरू करें, अब यहाँ पे बढ़ता है, अब एच घटना शुरू करेगा। जब एच घटना शुरू करेगा तो एच घट के जीरो हो जाएगा। देखिए एच घट के जीरो हो जाएगा, लेकिन बी अब जीरो नहीं हो पाएगा। कुछ न कुछ उसके अंदर, इस कोर के अंदर मैग्नेटिज्म पाया जाएगा। तो अर्थात एक तरह से हम कह सकते हैं एच शुरुआत हुआ था 0 पॉइंट से, मिडिल से, बी भी शुरुआत यहीं से हुआ था। एच बढ़ रहा था तो बी भी बढ़ा। और कब तक बढ़ेगा, जब तक मैग्नेट सेचुरेट ना हो जाए। यम बढ़ाते जाएंगे, डोमेन अलाइनमेंट होते चले जाएंगे। जब सभी डोमेन खत्म हो जाएंगे तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, सेचुरेट। फ्लक्स डेंसिटी भी क्या हो जाएगी, सेचुरेट हो जाएगी। लेकिन जैसे जैसे एच को घटा रहे हैं, एच तो घट के जीरो हो गया, लेकिन बी घट के जीरो नहीं हुआ। अर्थात कुछ डोमेन तो अपनी पुरानी अवस्था में आ गए और कुछ डोमेन अलाइनमेंट में ही है, तो उसके कारण मैग्नेट के अंदर कुछ न कुछ चुंबकत्व तो पाया जाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं एच तो जीरो हुआ लेकिन बी जीरो नहीं, बी पीछे हो गया। तो एच के सापेक्ष बी का जो पिछड़ना होता है, उसी पिछड़ने की घटना का नाम हिस्टेरिसिस है। क्या है, हिस्टेरिसिस है। तो हमें अब जानना हिस्टेरिसिस लॉस जानना है। अब कैसे जानेंगे, ध्यान सुनिए। अब जैसे एच जीरो हो गया, बी जीरो नहीं हुआ, अब इस बी को हमको जीरो करना है, तो विपरीत दिशा में हम मैग्नेटिक मोटिव फोर्स लगाएंगे। अब देखो विपरीत दिशा में मैग्नेटिक मोटिव फोर्स बढ़ेगा बढ़ेगा, अब बढ़ता बढ़ता चला जाएगा। ऐसा कंडीशन आएगा आपका एच क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा जीरो, और एच का मान तो बढ़ाते ही चले जा रहे हैं विपरीत दिशा में, और फिर दिशा में और बढ़ाएंगे तो बी का मान विपरीत दिशा में फिर बढ़ जाएगा। और कब तक बढ़ेगा, जब सभी डोमेन सेचुरेशन में आ जाएंगे। अब यहाँ पे फिर कंडीशन क्या हो गया, एच अगर फिर घटाएंगे तो बी फिर घट के जीरो नहीं होगा, फिर बी पीछे रहेगा। अर्थात उसके अंदर कुछ ना कुछ रेजिडुअल पाया जाएगा। फिर अगर पॉजिटिव दिशा में बढ़ाएंगे तो फिर ये बी जीरो होगा, फिर और बढ़ जाएगा। अर्थात एक तरह से कोर एक बार मैग्नेटाइज हो रहा है, एक बार डीमैग्नेटाइज हो रहा है। तो कोर के मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज मतलब जैसे डोमेन एक बार क्लॉकवाइज, एक बार जीरो, फिर एंटी क्लॉकवाइज, फिर जीरो, फिर क्लॉकवाइज। तो डोमेन अपने पोजीशन पे, डोमेन अपने पोजीशन पे घर्षण कर रहा है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। तो यही करें, कोर मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज, मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज, अपनी मूल अवस्था में है, फोर्स लगाए मैग्नेटाइज हो गया, फिर विपरीत दिशा में लाए डीमैग्नेटाइज, फिर विपरीत दिशा में मैग्नेटाइज कर दिए। तो बार बार अपने ही स्थान पे फ्रिक्शन कर रहा है। तो जब कोर मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज होता है तो डोमेन जो अपने पोजीशन पे फ्रिक्शन करता है, उसी फ्रिक्शन के कारण उस कोर में जो हीट उत्पन्न होता है, उस हीट को बोलते हैं हिस्टेरिसिस लॉस।
तो समझ में आ गया हिस्टेरिसिस लॉस क्या होता है। कोर के बार बार मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज होने से उसके अंदर घर्षण से जो हीट उत्पन्न होता है उसी हीट का नाम क्या है आपका हिस्टेरिसिस लॉस। अब कुछ प्रॉपर्टी जानना है, जैसे कुछ शब्द जानने हैं, जैसे रिटेंटिविटी क्या होता है, आपका रिटेंटिविटी क्या होता है, रिटेंटिविटी क्या होता है। अब रिटेंटिविटी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड हटा लेने पर उसके अंदर जो चुंबकत्व पाया जाएगा, मैग्नेटिज्म पाया जाएगा, वही प्रॉपर्टी उसकी रिटेंटिविटी कहलाती है या अवशेष चुंबकत्व कहलाता है। याद रहे, तो अवशेष चुंबकत्व क्या होगा, क्षेत्र हटाने के बाद शेष चुंबकत्व जो बचा रहेगा वही आपका रेजिडुअल मैग्नेटिज्म कहलाएगा या रिटेंटिविटी कहलाएगा। अगला, अब कोरेसिविटी क्या होती है, अब कोरेसिविटी क्या होती है, निगृहीता। देखिए, जो अवशेष चुंबकत्व है उसको हटाने के लिए जो विपरीत दिशा में फोर्स लगाया जाएगा एच, वही उसकी रिटेंटिविटी कहलाती है। तो देख लो, अवशिष्ट चुंबकत्व समाप्त करने हेतु तो आवश्यक विपरीत दिशा में जो क्षेत्र तीव्रता लगाया जाता है वही उसका क्या होता है, रिटेंटिविटी कहलाता है। अब अगला क्या है आपका साइथिल लूप का क्षेत्रफल। अब साइथिल लूप के क्षेत्रफल से क्या मतलब है, और यह लूप जितना बड़ा होगा जितना ज्यादा अवशिष्ट आएगा डीमैग्नेटाइज, फिर क्या हो जाएगा मैग्नेटाइज। ये लूप का क्षेत्रफल जितना ज्यादा होगा उसके अंदर हीट उतना ज्यादा होगा, हिस्टेरिसिस लॉस उतना ही ज्यादा होगा। तो प्रति चक्र ऊर्जा जो हानि है वो हीट के रूप में आपका आता है। क्लियर बात। अगला हमको जानना है नर्म लोहा और सिलिकॉन स्टील। और आपका जो कठोर स्टील है और एल्निको है। एल्निको का मतलब क्या होता है, एल्युमिनियम, निकेल, कोबाल्ट। एल्निको मतलब नीले, ये सब मैग्नेटिक मटेरियल है। नर्म लोहा सिलिकॉन स्टील का लूप सकरा होता है, पतला होता है, कम हानि होता है, इसलिए मशीन के कोर इसी के बनाए जाते हैं। हार्ड स्टील और एल्निको का ये चौड़ा लूप होता है, हाई धारणशीलता होती है। स्थायी चुंबक परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए कठोर स्टील और एल्निको का प्रयोग करेंगे, परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए एल्निको का प्रयोग करेंगे। अब देखिए, तो यहाँ पे आपका नर्म चुंबक है और यहाँ आपका कठोर चुंबक है। क्लियर, याद रहे कठोर चुंबक का चौड़ा लूप आएगा, इसका सकरा लूप और पतला होगा। इसमें हिस्टेरिसिस लॉसेस कम होंगे, इसमें हिस्टेरिसिस लॉसेस आपका ज्यादा होगा। ये देखिए पतला है, इसमें हिस्टेरिसिस लॉस कम होगा, इसमें हिस्टेरिसिस लॉस आपका ज्यादा होगा। अभी तो यहाँ पे केवल आपको बताया गया मैग्नेटिक हिस्टेरिसिस के बारे में। अब हिस्टेरिसिस भी लॉस हमने बता दिया है, ये देख लीजिए हिस्टेरिसिस लॉस भी हमने यहाँ पे पहले से बता दिया, जो वहाँ डिस्कस किए वही यहाँ बताया गया। तो लूप का क्षेत्रफल जितना ज्यादा हिस्टेरिसिस लॉस उतना अधिक होगा। और हिस्टेरिसिस लॉस का केवल हमें फार्मूला जानना है, तो हिस्टेरिसिस लॉस का फार्मूला यही है। हिस्टेरिसिस लॉस का ये फार्मूला है जो हिस्टेरिसिस लॉस पीएच बराबर ईटा बी मैक्स 1.6 एफबी। जहां भी कोर का आयतन है, कोर का क्या है आयतन है, भी आपका कोर का क्या होगा भाई आयतन है। अब इसमें कितनी फ्रीक्वेंसी दे रहे हैं, यहाँ पे एसी सप्लाई दी जा रही है, एसी सप्लाई अल्टरनेटिंग करंट दिया जा रहा है, तो इसकी कितनी फ्रीक्वेंसी दे रहे हैं, वो फ्रीक्वेंसी है जिससे फ्लक्स कितना घटेगा बढ़ेगा उससे रिलेटेड है। और जो बी है मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी कितनी है, और एन क्या है हिस्टेरिसिस लॉस गुणांक है। हिस्टेरिसिस लॉस क्या है गुणांक है। तो याद रहे हिस्टेरिसिस जो लॉस होगा वो फ्रीक्वेंसी पे और मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी पर निर्भर करता है, लेकिन मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी क्या होती है कांस्टेंट होती है। तो इसलिए मैग्नेटिक जो हिस्टेरिसिस लॉस है वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करेगा, फ्रीक्वेंसी जितना ज़्यादा हिस्टेरिसिस लॉस उतना ही ज़्यादा होगा। लेकिन हम ज़्यादातर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट करते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स भी कांस्टेंट रहता है, आयतन भी कांस्टेंट रहता है, इसलिए हिस्टेरिसिस लॉस निर्भर करता है टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल पे, मैग्नेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टी पे। अगर हमारा मैग्नेटिक मटेरियल हाई परमेबिलिटी का होगा जैसे आयरन का, सिलिकॉन स्टील का, एल्निको का, तो इसमें हिस्टेरिसिस लॉस कम से कम होगा। अगर जिसमें परमेबिलिटी कम होगी उसमें हिस्टेरिसिस लॉस आपका क्या होगा ज़्यादा होगा। इसलिए हाई परमेबिलिटी का कोर अगर लेंगे तो हमारा हिस्टेरिसिस लॉस कम होगा,
और उसमें जो रिलक्टेंस है उसका लो होना चाहिए। वही सब बातें यहाँ बताया गया। कम करने का उपाय क्या है? अच्छा मैग्नेटिक मटेरियल का चुनाव करें, जैसे सिलिकॉन स्टील का उपयोग करके, जिसका बीएच रूप क्या होता है? सकरा या पतला होता है। ये बातें आपको बताया गया। चुंबकीय परिपथ में बार बार वो क्या होता है? चुंबकीकरण और विचुंबकीकरण, मतलब मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज के कारण ही आपका हिस्टैरिसीस लॉस होता है, जबकि पहले हमने ये डिस्कस कर चुके हैं। पहले आपको डिस्कस करके हमने यही बताया। अब हिस्टैरिसीस होता क्या है? एच के सापेक्ष बी का पिछड़ना ही आपका हिस्टैरिसीस कहलाता है। क्या कहलाता है? हिस्टैरिसीस। और हिस्टैरिसीस लॉस क्या होता है? कोर के मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज कारण जो उसमें लॉस होता है वो हिस्टैरिसीस लॉस। और वास्तव में डीमैग्नेटाइज और मैग्नेटाइज होने का मतलब जो डोमेन है, एक बार क्लॉकवाइज एक बार एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज फ्रिक्शन करता है अपनी पोजीशन पे, उसके फ्रिक्शन होने से ही हीट उत्पन्न होगा। उसी हीट का नाम क्या है? हिस्टैरिसीस लॉस है। और ये फ्रिक्शन निर्भर करता है, हिस्टैरिसीस जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा हिस्टैरिसीस लॉस होगा। चलिए अब बात करते हैं इड्डी करंट लॉस। देखिए, जब कोई आयरन मटेरियल में अगर फ्लक्स कट करेगा तो उसके कारण उसमें इड्डी करंट उत्पन्न होता है। जब फ्लक्स उसमें कट करता है तो इड्डी करंट, ये देखो जो रेड कलर का दिख रहा है यही इड्डी करंट है। जो रेड कलर का दिख रहा है यही क्या है? इड्डी करंट। ये सब इड्डी करंट है। तो उसमें गोले गोले इड्डी करंट उत्पन्न होंगे। इड्डी करंट क्या? जब इड्डी करंट आएगा तो आई स्क्वायर आर का क्या होगा? हीट उत्पन्न होगा। और हीट उत्पन्न होगा तो बाइंडिंग को जला सकता है। सबसे खतरनाक इड्डी करंट लॉस होता है। इड्डी करंट जो लॉस होता है वह कोर में इड्डी करंट उत्पन्न होने से होता है। इड्डी करंट होता क्या है? जब कोर को फ्लक्स कट करता है, जब कोर को फ्लक्स कट करता है तो कोर के अंदर जो करंट उत्पन्न होता है उसी करंट का नाम इड्डी करंट है। और उस इड्डी करंट का जो लॉस होगा इड्डी करंट लॉस होगा। और उस इड्डी करंट का जितना लंबा पथ होगा, जैसे ये देखिए यहाँ पे इड्डी करंट देखिए इसे पूरे सर्किल से गुजर रहा है, पूरे कोर से। जितना सॉलिड कोर होगा उसमें इड्डी करंट का पाथ उतना ज्यादा लंबा होगा। और आपको पता पाथ ज्यादा लंबा होगा तो आर ज्यादा होगा, आर ज्यादा होगा तो आई स्क्वायर आर ज्यादा होगा, आई स्क्वायर आर ज्यादा होगा तो हीट ज्यादा होगा। अब हम क्या काम करते हैं? ये जो इड्डी करंट का पाथ है उसको छोटा बनाना है। तो हम इसको क्या करेंगे? ऐसे पतला पतला काट देंगे। देख लो ऐसे पतला पतला काट देंगे। अब इड्डी करंट ऊपर नहीं जा पाएगा, वो केवल अब इस पतले ही भाग में उत्पन्न होगा, केवल इस पतले ही भाग में होगा। इड्डी करंट का पाथ कम हो जाएगा, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, इसलिए इड्डी करंट लॉस कम हो जाएगा। तो इड्डी करंट लॉस कम करने का उपाय क्या है? कोर को पतला पतला बना लो और कम फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी से हमारा फिक्स रहता है। तो ज्यादातर इड्डी करंट लॉसेस को कम करने के लिए हम पतले और प्लस उस पर वर्निश चढ़ा के करते हैं, जिससे करंट और आगे ना जाए। लेमिनेटेड लेमिनेशन कोर का उत्पन्न करते यूज करते हैं। इसलिए जितने मोटर जनरेटर हैं सबका कोर देखो सॉलिड नहीं रहता है, पतली पतली पत्तियों का बनाया जाता है। किसका बनाया जाता है? पतली पतली पत्तियों का। अब देखिए इसलिए कोर देखो पतली पतली पत्तियों का बनाया गया। अगर सॉलिड का बना के उस पर बाइंडिंग करते हैं तो उसमें इड्डी करंट का पाथ लंबा रहेगा, आर ज्यादा होगा तो आई स्क्वायर आर ज्यादा, आई स्क्वायर आर ज्यादा तो हीट का मान भी क्या होगा? ज्यादा आएगा। इसलिए इड्डी करंट लॉसेस को कम करने के लिए पतली पतली पत्तियां या लैमिनेशन स्टीप पत्तियों का हम सब यूज करते हैं। क्या कहना चाहते हैं आप भाई? संदीप कुमार जी, राधे राधे संदीप जी, बहुत लेट हो गए आप। राधे राधे संदीप जी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो इड्डी करंट समझ आ गया। इड्डी करंट क्या होता है? कोर में जब फ्लक्स कटे करेगा तो उसमें जो ईएमएफ आता है उसके कारण जो करंट कोर में जाएगा उसको इड्डी करंट कहते हैं। वो सर्कुलेटिंग करंट होती है। और सर्कुलेटिंग करंट ठोस में लंबा रहता है, जिसके कारण उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा और हीट भी ज्यादा होगा। तो इड्डी करंट के कारण जो लॉस होता है, जो हीट उत्पन्न होता है, उससे इड्डी करंट लॉस कहते हैं। अब कम करने का उपाय क्या है? पतली पतली पत्तियों का यूज करना। देखिए परिवर्तित चुंबकीय फ्लक्स के कारण ठोस कोर में वृत्ताकार प्रेरित जो धारा उत्पन्न होती है उसी को आप इड्डी करंट कहते हो। उसी को आप क्या कहते हो? इड्डी करंट। और इड्डी करंट का आई स्क्वायर हानि उत्पन्न होता है, जिसे इड्डी करंट हम लॉस कहते हैं। एकदम सिंपल लैंग्वेज हमने पीपीटी बनाया है। और यह हानि हीट के रूप में क्या होती? प्रकट होती है, मतलब बाहर आती है। और इसका जो फॉर्मूला होता है के ई बी मैक्स स्क्वायर एफ स्क्वायर टी स्क्वायर भी होता है। भी क्या है? आप जहाँ के ई क्या है? इड्डी करंट स्थिरांक है। बी मैक्स अधिकतम फ्लक्स घनत्व आपको बताया गया, एफ आवृत्ति है,
टी लेमिनेशन मोटाई है और भी क्या है, आयतन है। और कम करने के उपाय क्या है, पतली लेमिनेशन पत्तियों का प्रयोग करेंगे सिलिकॉन स्टील का। अधिक प्रतिरोधकता इंसुलेटेड सीट लगाएंगे बीच में, कोर के बीच में क्या होगा, इंसुलेशन लगा के तब यूज करेंगे। और लेमिनेशन जितनी पतली ईडी करंट लॉस उतनी क्या होगा, कम होगा, ये याद रहे। लेमिनेशन जितना पत्ता लगभग हम सब 0.3 mm से 0.5 mm तक का यूज करते हैं, ठीक है। चलिए क्या कहना चाहते हैं आप भाई सुरेंद्र कुमार जी? सर जी पॉलिटेक्निक में रैंक है, कॉलेज नहीं मिलेगा इलेक्ट्रिकल में। सर जी पॉलिटेक्निक में रैंक है, कॉलेज नहीं मिलेगा इलेक्ट्रिकल में। मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा भाई, अब तो सीटें खाली जा रही है वैसे ही ऑलरेडी। पॉलिटेक्निक में एडमिशन वैसे ही कम हो रहा है, आईटीआई में ज़्यादा एडमिशन हो रहा है, सीटें खाली, आपको तो मिल जाएगा कॉलेज। चलें आइए बात करते हैं अब डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब यहाँ पे ईएमएफ दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। एक आपका स्थैतिक ईएमएफ, एक होता है गतिक ईएमएफ। जैसे मोटर और जनरेटर में जो ईएमएफ होगा वो आपका गतिक ईएमएफ होगा, डायनेमिक ईएमएफ होगा। अब डायनेमिक ईएमएफ होता क्या है, जैसे हमने ये वायर ले लिया, यहाँ पे एक कॉइल ले लिया, चाहे वायर ले लीजिए चाहे कॉइल। अब कॉइल अगर लिया तो कॉइल को ऐसे रोटेट कराइए, ऐसे हम क्या करें, रोटेट कराएं। जब कॉइल को हम रोटेट कराएंगे कॉइल फ्लक्स को काटेगा, तो जब फ्लक्स को काटेगा तो फैराडे के नियमानुसार इसमें क्या आ जाएगा, ईएमएफ आ जाएगा। अगर हम कितने बेग से इसको घुमा रहे हैं, इधर ले जाएंगे तो नहीं होगा भाई, सीधे सीधे उसी दिशा में ले जाएंगे तो एक भी फ्लक्स नहीं कट करेगा, क्योंकि फ्लक्स के ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। या फ्लक्स के विपरीत जाएंगे तब भी ईएमएफ नहीं आएगा, डायरेक्शन में जाएंगे तब भी ईएमएफ नहीं आएगा। लेकिन जब फ्लक्स को 90 डिग्री पे कट करोगे, ऐसे घुमा के कंडक्टर को काटोगे, तभी ईएमएफ आएगा। तो याद रहे, इसलिए कंडक्टर सदैव 90 डिग्री पे घुमाया जाता है जिससे मैक्सिमम फ्लक्स कट करें। और उसके लिए अब यही कॉइल देख लो, अगर कॉइल ले लिए तो कॉइल को हम ऐसे घुमाते हैं, ये ऐसे ऐसे कॉइल, जब कॉइल ऐसे पोजीशन में रहेगा तो मैक्सिमम फ्लक्स कट करेगा, तो इसमें मैक्सिमम ईएमएफ आएगा। अब जब कॉइल ऐसे आ जाएगा, लंबवत हो जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स के जब कॉइल लंबवत हो जाएगा, सब फ्लक्स उसके होल से गुजर जाएंगे, एक भी फ्लक्स नहीं कट करेगा, तब वहां पे ईएमएफ जीरो होगा। और जान ले, ये मैग्नेटिक एक्सिस है, ये क्या है, मैग्नेटिक एक्सिस है। दोनों पोलों के सेंटर से होकर जो लाइन जाएगी ये चुंबकीय अक्ष है, इसे हम कहते हैं मैग्नेटिक एक्सिस। ये क्या है, मैग्नेटिक एक्सिस है, मैग्नेटिक एक्सिस है। तो मैग्नेटिक एक्सिस पर चुंबकीय फ्लक्स आपका क्या होगा, मैक्सिमम होगा। चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और यमन्ने की बात करें, मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस, ये देखिए ऐसे, इसे हम यमन्ने कह रहे हैं। या क्वाड्रेचर एक्सिस कहते हैं, तो वहां पे फ्लक्स आपका क्या रहेगा, मैक्सिमम रहेगा। सॉरी, वहां पे फ्लक्स मैक्सिमम गुजरेगा, मतलब होल से जाएगा मैक्सिमम। लेकिन आपका कॉइल लंबवत होगा, कॉइल सब होल से गुजर जाएंगे, जिससे ईएमएफ यहाँ जीरो रहेगा। यहाँ पे ईएमएफ क्या होगा, जीरो होगा। और यहाँ पे ईएमएफ मैक्स ईएमएफ होगा, मैक्स ईएमएफ होगा। याद रहे, मैग्नेटिक एक्सिस पे ईएमएफ का मान मैक्सिमम होता है, और उसके लंबवत एक्सिस क्वाड्रेचर एक्सिस पर फ्लक्स का मान क्या होता है, आपका जीरो होता है। ये सदा भी याद है। और डायनेमिक ईएमएफ का फार्मूला क्या होता है, ये आपको याद रहे। डायनेमिक ईएमएफ का फार्मूला होता है बी वी एल, बी वी एल या बी एल बी, सॉरी बी आई, या बी आई भी होता है। क्या होता है, बी आई भी होता है। जहां देखिए ये क्या है भाई, आई नहीं है भाई, ए एल है, बी एल भी होता है। जहां वी क्या है, बेग है, कितनी गति से घुमा रहे हैं। यल क्या है, चालक की लंबाई है, मैग्नेटिक फील्ड में चालक की कितनी लंबाई है, मैग्नेटिक फील्ड में चालक की कितनी लंबाई है, केवल मैग्नेटिक फील्ड में बात करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड में चालक की कितनी लंबाई है वो है। और बी क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी अर्थात चुंबकीय क्षेत्र है।
कितना चुंबकीय क्षेत्र का मान है, और थीटा क्या है, उनके बीच का एंगल है। थीटा क्या है, उनके गति और जो फ्लक्स है उसके बीच का क्या है, एंगल है। क्लियर बात है, ये बता रहे हैं। जब थीटा का मान 90 होगा, 90 डिग्री पे होगा, तो ईएमएफ का मान मैक्सिमम रहेगा। ईएमएफ का मान क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ये सदा याद रहे। वही सब बातें यहाँ पे, अगर एन कंडक्टर है तो इसी में एन का गुणा कर देंगे। जैसे इसमें 2 कंडक्टर तो 2 का गुणा हो जाएगा, 2b साइन थीटा हो जाएगा। देखिए उदाहरण के लिए जो जनरेटर में है वो आपका डायनेमिक ईएमएफ है। जितने गति के कारण जो इसमें ईएमएफ आएगा वो डायनेमिक होगा। जैसे ट्रांसफार्मर में स्टैटिक ईएमएफ होता है, ट्रांसफार्मर में स्टैटिक, वहाँ कोई घूमने वाला पार्ट नहीं है। और जनरेटर में क्या होगा, आपका डायनेमिक ईएमएफ होगा। और इसमें शर्त क्या है, चालक और चुंबकीय क्षेत्र में आपेक्षिक गति होनी चाहिए। या तो कंडक्टर घूमना चाहिए या तो फ्लक्स घूमना चाहिए। दोनों में से अगर एक घूमेगा, मतलब मैग्नेट या तो घूमे या तो कंडक्टर घूमे। जैसे जनरेटर में, एसी जनरेटर में आपका मैग्नेट घुमाया जाता है, और डीसी जनरेटर में आपका क्या किया जाता है, आर्मेचर घुमाया जाता है। एसी जनरेटर में मैग्नेट घुमाया जाता है और डीसी जनरेटर में आपका कंडक्टर घुमाया जाता है। दोनों में, इसलिए कह रहे हैं सबसे बड़ी शर्त यह है कि कंडक्टर और मैग्नेट दोनों में से गतिशील होना चाहिए, अर्थात दोनों के बीच आपेक्षिक गति होनी चाहिए। क्या कहना चाह रहे हैं आप भाई? सेकेंड राउंड में हुआ, अच्छा सेकेंड राउंड में हुआ, कोई बात नहीं। हो सकता है जो आप कॉलेज चॉइस कर रहे हैं वो सीक्वेंस से चॉइस करिए। पहले जहाँ पे लेना है, जो ब्रांच लेना है, पहले वही हर जगह डालिए, आपको फर्स्ट ही अटेम्प्ट में मिल जाएगा। सेकेंड अटेम्प्ट मिलने का मतलब यह हुआ कि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में सीटें सही से चॉइस बच्चे नहीं कर पाते हैं, इसलिए गलतियां हो जाती हैं। चलिए आगे बढ़ा जाए। और यहाँ पे फ्लक्स जितनी तेजी से कट करेगा, ये ईएमएफ का मान उतना ही ज्यादा होगा। अब आइए बात करते हैं स्टैटिक ईएमएफ। स्टैटिक ईएमएफ कहाँ मिलेगा, कॉइल में मिलेगा, ट्रांसफार्मर में मिलेगा। जैसे चोक में स्टैटिक ईएमएफ आता है, ट्रांसफार्मर में स्टैटिक ईएमएफ आता है। और स्टैटिक ईएमएफ क्या होता है, किसके कारण आएगा, ये जान लीजिए। जैसे कॉइल है, अब कॉइल में हम वेरिएबल धारा दें, वेरिएबल अगर करंट दें, अगर वेरिएबल करंट होगा तो फ्लक्स क्या होगा, करंट के समानुपाती होगा। तो जब करंट घटेगा बढ़ेगा तो फ्लक्स घटेगा बढ़ेगा, और जब फ्लक्स घटेगा बढ़ेगा तो उसी के कारण कॉइल में जो ईएमएफ आएगा वही आपका, जो वोल्टेज आएगा वही आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है। ठीक है, तो याद रहे जब वेरिएबल करंट देते हैं तो वेरिएबल फ्लक्स आता है, वेरिएबल फ्लक्स जब जाएगा तो आपका उसमें ईएमएफ आएगा। क्लियर बात। धारा परिवर्तन के कारण जो परिवर्तित फ्लक्स होगा वो परिवर्तित फ्लक्स उसी कॉइल को कट करेगा, और कट करने से उसमें जो वोल्टेज आएगा उसी वोल्टेज का नाम क्या होगा, ईएमएफ होगा। और ये दो प्रकार से होगा, अगर जिस कॉइल में धारा परिवर्तित कर रहे हैं उसी में ईएमएफ उत्पन्न हो रहा है तो आपका सेल्फ ईएमएफ होता है। अगर बगल में, उस कॉइल के बगल में दूसरा फ्लक्स रख दें, उस कॉइल के बगल में अगर दूसरा कॉइल रख दे, इस कॉइल का फ्लक्स दूसरे कॉइल को काटेगा, तब उसे को कहेंगे म्यूचुअल ईएमएफ कहेंगे। जैसे ट्रांसफार्मर प्राइमरी में धारा देते हैं, प्राइमरी का फ्लक्स जाके सेकेंडरी को काटता है, तो आपका क्या होगा, वो म्यूचुअल ईएमएफ होगा। क्लियर बात है। तो इस प्रकार स्टैटिक ईएमएफ दो प्रकार का होता है, सेल्फ ईएमएफ और म्यूचुअल ईएमएफ। और एक बात और बताइए, स्टैटिक ईएमएफ कब होगा, जब किसी कॉइल में परिवर्तित धारा प्रवाहित करते हैं तो परिवर्तित फ्लक्स उत्पन्न होता है, वही फ्लक्स उस कॉइल को कट करता है या बगल वाली को कॉइल को कट करता है, जिससे कॉइलों में सेल्फ ईएमएफ और म्यूचुअल ईएमएफ उत्पन्न होता है। क्लियर बात। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, E बराबर -n d∅dt, जहां n क्या है, कॉइल की टर्नों की संख्या, और फ्लक्स में कितना परिवर्तन हो रहा है, जितना परिवर्तन धारा में दोगे फ्लक्स में उतना ही परिवर्तन होगा। तो जब कोई चालक बिना गति के चुंबकीय क्षेत्र में स्थिर रहता है, चालक को गति नहीं कराना है, केवल किसको गति कराना है, फ्लक्स को। और फ्लक्स को गति कैसे कराएगा, या तो एसी धारा दे या तो मैग्नेट को ही घुमाए। लेकिन भाई मैग्नेट को नहीं घुमाना है, यहाँ फ्लक्स ही घटे बढ़े। अगर मैग्नेट घूम गया तब तो डायनेमिक हो जाएगा। देखिए आप क्या कर रहे हैं, क्षेत्र में स्थित हो और फ्लक्स में परिवर्तन होता है, हाँ घुमाना नहीं है, फ्लक्स घटे बढ़े
तब आपका स्थैतिक ईएमएफ कहेंगे उसे। चालक स्थिर है तो परंतु चुंबकीय फ्लक्स आपका समय के साथ क्या होना चाहिए, बदलता रहना चाहिए, जैसे अल्टरनेटिंग जो फ्लक्स होता है। फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम के लिए फॉर्मूला हमारा, हाँ, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम हर जगह लागू होता है, फ्लक्स परिवर्तन तो ईएमएफ आ जाएगा। इसके बारे में मैंने तो आपको बता दिया। चलिए अब बात करते हैं सेल्फ ईएमएफ और म्यूचुअल ईएमएफ। जब किसी एक कॉइल में धारा परिवर्तित करे तो उस कॉइल में धारा परिवर्तित से जो ईएमएफ उत्पन्न होगा वो आपका सेल्फ ईएमएफ, और सेल्फ ईएमएफ का जो फॉर्मूला बनेगा माइनस ई एल डी आई अपान डी टी के बराबर होगा, जहां सेल्फ इंडक्टेंस है यल को हम क्या बोलेंगे, सेल्फ इंडक्टेंस। यल को हम बोलेंगे सेल्फ इंडक्टेंस, जिसका मात्रक होगा हेनरी। ये धारा परिवर्तन की दर के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, जो ईएमएफ है इसमें धारा परिवर्तन की दर के सेल्फ ईएमएफ क्या होगा, धारा परिवर्तन की दर के बराबर होगा। क्लियर बात। और म्यूचुअल ईएमएफ होता क्या होता है, एक कॉइल में धारा परिवर्तित करें और ईएमएफ दूसरे कॉइल में जो उत्पन्न होगा वो आपका म्यूचुअल ईएमएफ होगा, जैसे आपका ट्रांसफार्मर। और इनके बीच कितना फ्लक्स कट कर रहा है, तो जो फ्लक्स को बताएगा कि पहले का फ्लक्स दूसरे में कितना कपल हो रहा है, तो उसे कपलिंग कोफिशिएंट या युग्मन गुणांक कहते हैं। कपलिंग कोफिशिएंट या क्या बोलेंगे, युग्मन गुणांक बोलेंगे। तो अगला हम उसी को जानेंगे। ऐसे म्यूचुअल ईएमएफ का भी फॉर्मूला आपको पता रहे, ये म्यूचुअल ईएमएफ का फॉर्मूला आपका ये है, जहां एम क्या है, म्यूचुअल इंडक्टेंस है, दोनों कॉइलों के जोड़े का म्यूचुअल इंडक्टेंस है, और डी आई अपान डी टी प्राइमरी में धारा परिवर्तन की क्या है, दर है। चलिए अब यहाँ पे हम जानेंगे कपलिंग कोफिशिएंट, पहले का फ्लक्स दूसरे से कितना लिंक कर रहा है, ये जो बताएगा वही म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा, म्यूचुअल कपलिंग कोफिशिएंट। अगर इसका सेल्फ इंडक्टेंस L1 है, अगर हम सब बात करें इसका सेल्फ इंडक्टेंस आपका L1, इसका सेल्फ इंडक्टेंस L1, इसका सेल्फ इंडक्टेंस क्या है, L2 है। तो इनमें पहले का फ्लक्स दूसरे से कितना लिंक कर रहा है, जो ये बताता है वही कपलिंग कोफिशिएंट होता है। तो उनका फार्मूला जो होगा के बराबर यम अपान अंडर रूट L1 L2, या यम बराबर जहाँ के है कपलिंग कोफिशिएंट है और जहाँ यम क्या म्यूचुअल इंडक्टेंस है, के अंडर रूट L1 L2 के क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो कपलिंग कोफिशिएंट होता क्या है, जो ये बताता है प्राइमरी का फ्लक्स सेकेंडरी से कितना लिंक कर रहा है। ज्यादा लिंक करेगा तो ज्यादा म्यूचुअल ईएमएफ बनेगा, कम लिंक करेगा तो कम बनेगा। अब इसका वैल्यू याद रहे, या एग्जाम में आया हुआ है वैल्यू, इसकी जो रेंज सीमा है, ये आपका 0 से ज्यादा या 0 के बराबर हो सकता है, या 1 से कम या 1 के बराबर हो सकता है। इसका मान 1 से ज्यादा नहीं रहेगा, ये याद रहे। अब देखिए अगर के का मान 1 के बराबर है तो कहेंगे परफेक्ट कपलिंग है, के का मान अगर 1 के बराबर आ गया तो परफेक्ट कपलिंग होगा। अगर के का मान 1 से कम है तो इसे बोलेंगे लूज कपलिंग। के का मान अगर 1 से कम है तो आपका क्या कहलाएगा, लूज कपलिंग कहलाएगा। जैसे परफेक्ट कपलिंग क्या है, जितना फ्लक्स निकले उतना टोटल फ्लक्स वहां पे कट करे, तो 100% लिंक करेगा, तो ये आपका परफेक्ट कपलिंग है। और जैसे अगर आपका क्या है, यहाँ पे फ्लक्स कुछ निकले और कुछ लीकेज हो जाए, इसका कुछ लीकेज इधर जाए, इसका कुछ लीकेज हो जाए, अगर लीकेज हो जा रहा है तब ये आपका कहा जाएगा, फ्लक्स कम पहुंच रहा तब ये कहा जाएगा लूज कपलिंग। तो याद रहे परफेक्ट कपलिंग में, आपको याद रहे परफेक्ट जो कपलिंग होगा के का मान आपका 1 के बराबर, लूज कपलिंग में के का मान आपका क्या होगा, 1 से कम होगा। ये सदा आपको याद रहना चाहिए। क्लियर बात है। क्या हुआ भाई, आप मैसेज करके डिलीट कर दिए। मैसेज करके आपने क्या डिलीट कर दिया भाई, संदीप कुमार जी क्या बात है। बताइए क्या पूछना चाहते हैं आप।
चले आगे बढ़ें। चलिए अब बात करते हैं हम सब कॉम्बिनेशन मतलब कनेक्शन, कॉइल का कनेक्शन, सीरीज कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन। जैसे रेजिस्टेंस का होता है ऐसा इसका है। और बता दें एएलपी में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए हैं इंडक्टर से आए हैं। ये जो इंडक्टर है इंडक्टर के कपलिंग से आए हैं। म्यूचुअल इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस और उनका सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन से क्वेश्चन ज्यादा बने हुए हैं। उनसे क्वेश्चन आपके ज्यादा बने हुए हैं। जैसे दो प्रकार से सीरीज, एक इंडक्टर आपका L1 ये है, एक L2 है। इनको हम दो तरीके से जोड़ेंगे, एक एडिटिव पोलरिटी होता है, एक सब्ट्रैक्टिव पोलरिटी होता है। अब एडिटिव पोलरिटी क्या होता है, एक चीज पहले आप सही कर लें। ये यहाँ पे एक गलत बनाए हैं, इनको हटा दीजिए, इसको यहाँ पे कर दें। देखिए अगर दोनों में धारा एक ही दिशा से, जो उनका फ्लक्स डाट है, जो डाट अगर एक साइड दिख रहा है तो जान लीजिए इनका फ्लक्स जुड़ रहा है, एडिटिव पोलरिटी। और अगर फ्लक्स जुड़ेगा तो अगर डाट टर्मिनल एक ही दिशा में है, जैसे स्टार्टिंग में यहाँ भी है, स्टार्टिंग यहाँ भी है, तब वो एडिटिव पोलरिटी का होगा। तो यल इक्विवेलेंट का मान क्या हो जाएगा, L1 प्लस L2 प्लस 2m के बराबर होगा। जुड़ जाएगा, उनका जो फॉर्मूला होगा वो आपका जुड़ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। और सब्ट्रैक्टिव पोलरिटी, जब उनका जैसे ये धारा जहां खत्म हो, ये उसका वहां पे डाट रहे, ये धारा इसमें प्रवेश करते हुए विपरीत में रहे, तो जान लीजिए सब्ट्रैक्टिव पोलरिटी का है। और जब सब्ट्रैक्टिव पोलरिटी का होगा तो उसका जो एल इक्विवेलेंट आएगा, सेल्फ इंडक्टेंस का मान, इक्विवेलेंट इंडक्टेंस, तो उसका मान क्या आएगा आपका, कम आएगा। जहां पे फार्मूला बनेगा L1 प्लस L2 माइनस 2m के बनेगा। तो याद रहे, तो यही चीजें यहाँ बताया गया। जब दो या दो से अधिक इंडक्टर को एक ही करंट पथ में जोड़ा जाता है तब उसे हम बोलते हैं सीरीज कनेक्शन, जिसमें धारा का मान क्या होता है, सेम होता है, जिसमें करंट का मान क्या होता है, सेम होता है। और ये दो प्रकार से जोड़ा जाता है, एडिटिव और एक सब्ट्रैक्टिव पोलरिटी। एडिटिव में फ्लक्स जुड़ जाएंगे और सब्ट्रैक्टिव में फ्लक्स घट जाएंगे। एडिटिव में फॉर्मूला आपका क्या बनेगा, एडिटिव फार्मूला क्या बनेगा भाई, आपका L1 प्लस L2 प्लस 2m बनेगा। और सब्ट्रैक्टिव में क्या बनेगा, आपका L1 प्लस L2 माइनस 2m होगा। तो इसमें सेल्फ इंडक्टेंस, टोटल इंडक्टेंस कम आएगा, इसमें इंडक्टेंस का मान क्या आएगा, अधिक आएगा एडिटिव में। क्लियर बात है। यह नियम ट्रांसफार्मर, फिल्टर, इंडक्टर और RLC सर्किट में विशेष रूप से उपयोगी होता है। L1 आपका पहले कॉइल का इंडक्टेंस है, L2 दूसरे कॉइल का इंडक्टेंस है। क्लियर बात है। चलिए नेक्स्ट बताइए। नेक्स्ट आपका है आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन भी आपका दो प्रकार से होता है, समांतर प्रचालन, जब कॉइलों को इस प्रकार जोड़े समांतर में, जिसमें वोल्टेज क्या होगा, सेम होगा, जिसमें वोल्टेज क्या होगा, सेम होगा, और करंट सब में अलग लगा जाएगा। तो इनको एक तरह से ये भी जोड़ा जाता है। और लेकिन पैरेलल में यहाँ पे माइनस रहेगा, ये माइनस याद रहे, और यहाँ पे क्या रहेगा, प्लस रहेगा। यहाँ क्या रहेगा, ये आपका प्लस रहेगा। ठीक है। या इसका दूसरा फार्मूला क्या होता है वो डायरेक्ट याद करिए, ये वाला छोड़ दीजिए। जो दूसरा फार्मूला होता है यल इक्विवेलेंट बराबर, रुकिए इसको छोटा करते हैं, यल इक्विवेलेंट बराबर L1 L2 माइनस यम स्क्वायर अपान L1 प्लस L2 माइनस 2m होता है। ठीक है। और इसमें क्या होगा आपका, इसमें हो जाएगा जो यल इक्विवेलेंट रहेगा वो L1 L2 माइनस यम स्क्वायर अपान यहाँ पे L1 प्लस L2 प्लस 2m होगा। एक फार्मूला ये भी होता है, ये भी आपको याद रहे। तो ये वाला जो फार्मूला इसमें दिया गया इसको मत याद करिएगा, इसको मैं हटा दे रहा हूँ, इसको मैं हटा दे रहा हूँ। ये वाला फार्मूला आपको नहीं याद करना है जो आपको डिस्टर्ब करे।
इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा करना पड़ेगा। चलिए ये वाला है, और यहाँ से भी मैं गायब कर दे रहा हूँ। जो आपको डिस्टर्ब करे तो उस फार्मूले को यूज ही नहीं करना है भाई। जो आप जानते हैं वही फार्मूला यूज करें। ठीक। चलिए यहाँ पे फार्मूला मैं फिर से लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे एडिटिव वाले में आपका रहेगा यल इक्विवेलेंट इक्वल होगा किसके भाई, यल1 यल2 माइनस यम स्क्वायर अपान यल1 प्लस यल2 माइनस 2m के। और सब्ट्रैक्टिव में क्या होगा, यल1 सॉरी यल इक्विवेलेंट बराबर, यल इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा, यल1 यल2 माइनस यम स्क्वायर अपान यल1 प्लस यल2 प्लस 2m के होगा सब्ट्रैक्टिव वाले में, ये याद रहे। और यहाँ पे एक चीज़ और, इनका साइन देख लीजिए, देखिए इनका साइन सही है कि नहीं सही है। अब दोनों में अगर एक ही डायरेक्शन से एंट्री ले तो आपका क्या होगा, एडिटिव, और विपरीत में अगर लेगा तो आपका क्या होगा, सब्ट्रैक्टिव होगा। क्लियर बातें जी। और सबसे अधिक किस में होगा, आपका सीरीज में, एडिटिव में, एडिटिव नेचर में, और सब्ट्रैक्टिव नेचर में क्या होता है, कम आता है। क्लियर बातें। चलो भाई अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक आपका क्या था भाई, ए एएलपी से रिलेटेड जितने आपके बनेंगे थियरी, वो थियरी हमने बता दिया। अब इसका हमको सॉल्व कराना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इसलिए इसमें नहीं लिया क्योंकि टॉपिक ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो कल की क्लास में सेकेंड पार्ट में हम सब इसका पीवाईक्यू पूर्ण रूप से सॉल्व करेंगे। तो इसका अगर पीडीएफ आपको लेना है, पीडीएफ मतलब डाउनलोड करना है, पीडीएफ के लिए, पीडीएफ के लिए एचपीएच एचपीएच क्लासेस ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। ऐप डाउनलोड करें, डाउनलोड करें। यहाँ आप पीडीएफ को डाउनलोड भी कर सकते हैं, प्रिंट भी निकाल सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। फ्री पीडीएफ मिल रहा है आपको, फ्री वीडियो भी है एंड फ्री पीडीएफ है, एंड फ्री पीडीएफ भी मिलेगा जिसका कोई चार्ज नहीं है। चार्ज यही है, डेली लाइव सेशन से जुड़े, सेशन को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्त यार जो भी मित्र हैं उनके पास शेयर करें। तो आज का सेशन कैसा लगा आप सभी लोग कमेंट जरूर करें क्लास के बाद। तो हम सब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो अगर कोई आपकी इंक्वायरी हो, कोई क्यूरी हो तो आप पूछ सकते हैं। क्या किसी को कुछ पूछना है, किसी को कुछ पूछना है भाई। राधे राधे भाई। वेद प्रकाश जी बहुत लेट आप आए, बहुत बढ़िया। तो चलिए बताइए, किसी को कोई क्वेश्चन करना है, कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। कोई आपकी इंक्वायरी, कोई प्रॉब्लम बताइए भाई, किसी को कुछ पूछना है। चलिए, एचपीएस क्लासेस बेस्ट सर, बहुत बढ़िया वेद प्रकाश जी, धन्यवाद। बेस्ट आप सब हैं इसलिए एचपीएस क्लासेस बेस्ट हो जाएगा। आप सबका सिलेक्शन ही एचपीएस क्लासेस का टारगेट है। तो आप सभी लोग अपने स्टेटस इंस्टाग्राम फेसबुक ट्विटर जितना है सब जगह अपना डाल दीजिए, जिससे सभी लोग को बेनिफिट मिले कि एचपीएस क्लासेस बिल्कुल फ्री में एलपी सीबीडी 2 का क्लास मिल रहा है। संदीप कुमार सर जी कहाँ से, क्या कर रहे हैं, यहाँ दिख नहीं रहा है भाई।
संदीप कुमार जी कॉलेज कहाँ से फील्ड कर, एक बार हमसे कॉल बात करिएगा आप दिन में। संदीप कुमार जी एक बार दिन में आप हमसे बात करिएगा। संदीप कुमार जी एक बार दिन में आप कॉल करके मुझसे बात कराओ। किसी कुछ इंक्वायरी लेना है, किसी को और कुछ पूछना है भाई? सरहटिया में हो जाएगा भाई, अच्छे से हो जाएगा। चलिए आपका एक बार कॉल करिएगा। और किसी को कुछ पूछना है भाई? चलिए क्लास को एंड किया जाए। क्लास को एंड किया जाए, कल इसका हम सब प्रैक्टिस करेंगे।